Hi everyone, this is your educator Urviza Mishra, your science educator on an academy। और आज की क्लास है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज आज की क्लास में हम लोग पूरा का पूरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपका 5 से 6 नंबर का जो चैप्टर है 5 to 6 मार्क का जो क्वेश्चन आते हैं जो इस चैप्टर में से इस वीडियो के बाद कुछ भी नहीं बच जाएगा इस चैप्टर में। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट है, आपके रिवीजन के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की चैप्टर के लिए। दिस वीडियो इज कंप्लीट गाइज, आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन। इसके अलावा तुम्हें कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं और इस वन शॉर्ट वीडियो में तुम्हारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू से लेके आखिरी तक एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। गाइज अगर अभी तक आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ज्वाइन किया है तो प्लस के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 18 महीने, 2 साल या फिर 3 साल के लिए अगर आप कोर्स खरीदते हैं, अगर आप ज्यादा ईयर्स के लिए खरीदते हैं तो आपको ज्यादा बजट में मिलता है कोर्स, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि आप 2 साल का खरीदेंगे तो 25,000 का और 3 साल का खरीदेंगे तो 36,000, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 का करीब करीब 1 साल का कोर्स 10,000 रुपए में। इससे बजट फ्रेंडली और कोई भी जगह और कोई भी मौका आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करोगे ना SPUM तो आपको 10% और एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। तो 32,400 रुपीज में 3 इयर्स तक आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ रहे हो। पहली बात तो उनके कंटेंट आप अवेल कर सकते हो। 11th-12th की कोचिंग जो कि मुझे आप सबको पता है मुश्किल मिलती है, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। घर के कंफर्ट जोन से इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ो। वी हैव लॉट ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर CBSE। आपको मतलब साइंस ऐसा करा देंगे, सोशल साइंस आपकी मतलब हर सब्जेक्ट की 1 नंबर की प्रिपरेशन करा देंगे। तो अभी ज्वाइन करो हमारी अन अकेडमी ऐप पे जाके प्लस का कोर्स, ताकि आपको आप किसी भी तरीके से अपने प्रिपरेशन में पीछे ना रहो। और कई बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको पता नहीं चलता है उनका बच्चा किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, और उनको भी अपने बच्चे की प्रिपरेशन में एक दे वांट टू हैव सम आइडिया व्हाट देयर स्टूडेंट, व्हाट देयर चाइल्ड इज स्टडिंग। तो उनके लिए हमने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया है, जिसमें आपके बच्चे को एक गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो कि आपके बच्चे के लिए खुद स्ट्रैटेजी बनाएगा, उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ आपको बताएगा, उनको बताएगा, उनके हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। आपके किसी भी डाउट का लाइव सॉल्यूशन उसी वक्त मिलने वाला है। और पेरेंट्स को हर वीक आपके बच्चे की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मिलेगी। पेरेंट्स आपके मेंटोर से बात भी कर सकते हैं व्हेन एवर दे फील लाइक टॉकिंग, राइट। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक ज्यादा आपका रियलिस्टिक अप्रोच के लिए और आप ज्यादा कनेक्टेड फील करें अपने एजुकेटर के साथ, इसलिए लॉन्च किया गया है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं करता है। 4 साल के लिए सिर्फ 74,700 आपको पे करना है। 4 इयर्स, बेस्ट एजुकेटर्स, पर्सनल मेंटोर्स, पेरेंटल कनेक्ट, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 74,700 4 साल के लिए। यही अगर आप 3 साल के लिए खरीदते हैं तो 59,400, 2 साल के लिए खरीदते हैं तो 43,200 रुपीज। आप इन सभी कोर्स को खरीदते हुए मेरा रेफरल कोड अगर अप्लाई करेंगे SPUM तो आपको डायरेक्ट 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो प्लीज SPUM अप्लाई करना ना भूले ताकि आपको 10% का फायदा मिले। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू से लेके लास्ट तक एकदम खत्म करने वाले हैं। आज की क्लास में सभी लोग एकदम कान में ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम फुल कर लो, बहुत ही ज्यादा जोश से पढ़ने वाले हैं। एक भी चीज बीच में से मिस नहीं होगी, ये मेरा दावा है। जो भी आपके एग्जाम में आपकी NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सभी आपको इस नोट्स में मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस आप इस वीडियो का जो PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हो इस फ्री में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको फ्री में PDF डाउनलोड करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला आज हम पढ़ने वाले हैं देयर आर 115 एलिमेंट्स। हमारे आसपास 115 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हुए हैं आज तक। और जो ये एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन करते हैं और बनाते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अभी 115 एलिमेंट्स में से अभी तक जितने भी डिस्कवर हुए हैं, वैसे 118 एलिमेंट्स की जगह है आपके पीरियोडिक टेबल में, बट वो जो बाकी के 3 एलिमेंट्स हैं वो अभी अनडिस्कवर्ड है, इसलिए उनकी जगह आपके पीरियोडिक टेबल में छोड़ी जा चुकी है। और इन 115 के 15 एलिमेंट्स को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। या तो कोई एसिड होगा,
या तो कोई बेस होगा या तो कोई सॉल्ट होगा, राइट, या तो कोई एसिडिक नेचर का होगा या तो कोई बेसिक नेचर का होगा या तो कोई सॉल्ट होगा। इसके साथ साथ आप न्यूट्रल भी लिख सकते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। ये 3 तरीके के आपको 115 एलिमेंट्स को आप इन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इनको कैटेगराइज करने के बाद आपको पता कैसे लगता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिस है, कौन सा सॉल्ट है। जब इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का तुम टेस्ट करते हो तो वो इंडिकेटर जो इंडिकेट करे कि भैया ये एसिड है ये बेस है, अपना कलर चेंज करके, ठीक है, अपना कलर चेंज करने की वजह से आपको ये बताए कि जो सब्सटेंस है दिस इज एसिडिक इन नेचर, दिस सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। नाउ व्हाट इज बेसिकली एन इंडिकेटर? इंडिकेटर तो हमने बहुत बार सुना है, ओके ये इंडिकेटर इंडिकेटर इंडिकेटर, बट बेसिकली इंडिकेटर होती क्या चीज है? आपको तो डाई, आपकी मम्मी आपके अपनी चुन्नी पे डाई करवाती होंगी, कलर करवाती है। आपका कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, फेडेड हो जाता है, उस पर डाई करवाई जाती है। आपके बालों में डाई करवाती हैं, आपके नहीं, मम्मियाँ अपने बालों में डाई कराती हैं। तो डाई क्या होता है एक्चुअली? आपके जो व्हाइट हेयर्स होते हैं उनका कलर चेंज करने के लिए डाई करवाती है मम्मियाँ, चुन्नी उन्नी में डाई कराती है कलर चेंज करने के लिए। तो इंडिकेटर इज बेसिकली अ डाई, वो डाई होता है जो कि कलर चेंज कर लेता है किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में। यानी कि एसिड के साथ मिलेगा तो वो कुछ और कलर बना लेगा, बेसिक के साथ मिलेगा तो वो कुछ और कलर बना लेगा। ना इंडिकेटर्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ओके, नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो कि आपको एनवायरनमेंट में से मिल जाते हैं नेचुरली, पेड़ के पत्ते हो सकते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर। वो नेचुरल इंडिकेटर आपका प्याज हो सकता है, वेनिला हो सकता है, जो आप खुद नेचुरली आपको मिले। टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है? जो कि आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं। वो डाई आप लेबोरेटरी में बनाएंगे और उस डाई की खासियत होगी कि वो एसिड के प्रेजेंस में डिफरेंट रिएक्ट करेगा और बेसिस के प्रेजेंस में वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है। नेचुरल इंडिकेटर्स में भी टाइप हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में भी एक अलग टाइप है जो इंडिकेटर्स अपनी स्मेल चेंज कर लेता है। स्मेल चेंज कर लेता है उसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वो इंडिकेटर जो कि एसिड के प्रेजेंस में अलग खुशबू दे, बेसिस के प्रेजेंस में अलग खुशबू दे, उसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वेर एवर यू सी अ वर्ड ऑल, ठीक है, ऑल एक रूट वर्ड है जिसका कि सीधा सीधा आपका जिसका कि एक इंडिकेशन होता है स्मेल की ओर, स्मेल की ओर, खुशबू की ओर, वो होता है ऑल, ठीक है। ऑल एक रूट वर्ड है स्मेल का। Now indicators for testing acid and bases, most common indicators है आपके लिटमस, मिथाइल एंड फिनोप्थिलीन। इसमें से जो लिटमस है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है, मिथाइल आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है और फिनोप्थिलीन भी आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। इन दोनों को आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं, लेकिन जो लिटमस होता है वो नेचुरली मिलता है। कैसे मिलता है चलिए देखते हैं। लिटमस, अच्छा, लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है और उस पर आप कभी कोई एसिड डालोगे तो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाएगा। और अगर कोई रेड लिटमस पेपर है उसमें आप बेसिस डालोगे तो वो टर्न हो जाएगा ब्लू में। ओके, ये सभी को पता है। वेन एवर यू पोर acid in a blue litmus paper it will turn into red, and whenever a base is applied on a red litmus paper it will turn into blue। ये 2 आपको नोट करने वाली चीज है। चलिए अब देखते हैं लिटमस पेपर एक्चुअली होता क्या है, कैसे बनता है लिटमस। आप लोगों ने लिचन्स देखा होगा। लिचन्स एक पौधा होता है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन का होता है, यानी कि कौन से किंगडम का है? थैलोफाइटा का, ठीक है। ये एक तरीके का प्लांट है। इसको जब निचोड़ते हैं हम, जब इसको निचोड़ते हैं तो इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसका जो जूस होता है, रस होता है, वो उस एक्सट्रैक्ट को कहा जाता है लिटमस, ठीक है। लिटमस कैसे बनाए? लिटमस किस कलर का होता है एक्चुअली? लिचन का जो जूस है उसको लिटमस, और ये ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है। ये ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है। जब ये ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, इट इज। और जब आप ये लिटमस जो होता है ये ना तो एसिडिक इसका नेचर होता है ना ही बेसिक इसका नेचर होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। जब तक आप इसमें कोई चीज मिलाए ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। तो लिटमस इज बेसिकली अ नेचुरल इंडिकेटर जो कि आप लिचन के पेड़ के जूस से बनाते हो, लिचन के पेड़ के एक्सट्रैक्ट से पाते हो। नेक्स्ट व्हेन आई टॉक टू यू अबाउट अनदर नेचुरल इंडिकेटर, तो वो होगी आपकी हल्दी।
टर्मरिक, हल्दी का क्या गुण होता है? आपने कभी भी आपके कपड़े पे हल्दी गिरी है, आप उस पे नींबू रगड़ के देखना। वैसे रिस्क मत लेना, नए कपड़े के साथ किसी पुराने कपड़े पे, व्हाइट कपड़े पे हल्दी गिरा के देखना और उस पे लेमन रब करिएगा तो उसका कलर नहीं चेंज होगा, कलर विल नॉट चेंज। बट वेन यू विल अप्लाई डिटर्जेंट या फिर अपना टूथपेस्ट, कुछ भी आप अप्लाई करेंगे उस टर्मरिक के दाग पे, इट विल डेफिनेटली टर्न इनटू रेड कलर, राइट? टर्मिक लिख दिया मैंने, टर्मेरिक की जगह, ठीक है? तो वो डेफिनेटली आपका रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये नेचुरली इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। तो आप कई बार खाना खाते हो, आपको एसिडिटी पेट में बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं लगता कि तुम्हें ये खाना है तो इससे एसिडिटी होगी, कि ये खाने से एसिडिटी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है, आप अपने घर में एक वेस्ट छोटा सा कॉटन का क्लॉथ रखिए, उस पर टर्मरिक लगाइए पहले तो थोड़ा सा, उसके बाद वो जो आप खाना खाने जा रहे हो उसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट उस पर रब कीजिए। अगर वो टर्मरिक का कलर येलो का येलो ही रहा तो वो जो आप फूड खाने जा रहे हैं वो एसिडिक नेचर का होगा, और अगर वो रेड कलर में चेंज हो गया तो वो जो फूड आप खाने जा रहे हैं वो बेसिक होगा। हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोगों को ज्यादातर अपने पेट के एनवायरनमेंट को एल्कलीन रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एसिडिक अगर हमारे पेट का, स्टमक के अंदर का एनवायरनमेंट हो जाएगा तो हमारे इनर लाइनिंग खराब होने लग जाती है, घिसने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें अल्सर भी हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो कहा जाता है कि ज्यादातर अपने पेट का एनवायरनमेंट जो है बेसिक रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सुबह इवन जो मॉर्निंग में हम वाटर पीते हैं उसको हम एल्कलीन वाटर करके पीना चाहिए, ऐसा हेल्थ एक्सपर्ट का माना जाता है। तो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच विल टर्न इनटू रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अदरवाइज एसिड की प्रेजेंस में टर्मरिक का रंग नहीं हटेगा। ये बात याद रख लीजिए, टर्मरिक पे नींबू रगड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टूथपेस्ट लगाएंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज। ये रेड कैबेज मैंने आज तक नहीं देखी है, लेकिन आप लोगों ने आसपास कहीं अगर देखी हो तो इसका भी जब हम जूस निकालते हैं, इसका जब हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं तो वो हो जाता है रेड कलर का। इसका जो जूस निकलता है ऑब्वियसली रेड है तो रेड कलर का इसका जूस निकलेगा। अभी क्या होता है, जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये रेड का रेड ही कलर रहेगा। आप इसमें एक नींबू भी निचोड़ देंगे तो रेड जूस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट में कोई भी बेकिंग सोडा डाल दीजिए, आप NaHCO3 डाल दीजिए, बेकिंग सोडा डाल दीजिए, तो ये चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, हरे रंग में चेंज हो जाएगा, लाल से हरा बन जाएगा ये। तो इट मस्ट बी वेरी अमेजिंग टू सी सच थिंग्स। बहुत मजा आता होगा जिनके आसपास कभी रेड कैबेज हो तो प्लीज इसको एक बार प्लीज आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और हो सके तो हमारे पास भी वीडियो भेजने की कृपा करिएगा। ओके, सो वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट दिस वाज। नेक्स्ट है आपका एक फ्लावर होता है, फ्लावर्स एक नहीं 3 फ्लावर्स होते हैं जो कि एज अ नेचुरल इंडिकेटर काम करते हैं। वन सेकेंड। तो जैसे कि हाइड्रेंगिया है, पेट्यूनिया है और गेरेनियम है, ये 3 फ्लावर है, हाइड्रेंगिया, पेट्यूनिया एंड गेरेनियम। इनका क्या खासियत होती है, जब आप इनका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे हाइड्रेंगिया की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली ब्लू कलर का होता है इसका एक्सट्रैक्ट। जब आप इसमें बेस डालेंगे तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। जो इसका ब्लू एक्सट्रैक्ट है, बेस डालते ही हाइड्रेंगिया का पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। पेट्यूनिया और गेरेनियम के बारे में, इनके कलर चेंज के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे बोर्ड वाले में, आपसे अगर पूछेंगे तो हाइड्रेंगिया का ही पूछेंगे, बिकॉज इसका एग्जांपल आपके NCERT में गिवन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, जिसको कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर मैंने बोला, आर्टिफिशियल ये आप लोग लेबोरेटरी में बना सकते हो। तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा मिथाइल ऑरेंज का, जो कि ऑरेंज इन कलर होता है। दूसरा आएगा फिनोप्थलीन का, जो कि कलरलेस होता है, इसका पाउडर होता है व्हाइट कलर का, इसका सॉल्यूशन कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज में जब आप एसिडिक चीज डालते हो तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, ऑरेंज से ये डायरेक्टली रेड में चेंज हो जाएगा।
जब आप इसमें कोई एसिड डालते हो यानी कि लेमन वगैरह, एंड जब आप इसमें कोई बेसिक चीज डालते हो, कोई भी आप NaHC डाल दीजिए। ओके, ओके, आप इसमें कोई भी NaHCO3 डाल दीजिए, इट विल टर्न इनटू, ओके, व्हेन यू विल पुट NaHCO3 यानी कि बेसिक, तो ये ऑरेंज से किस कलर में चेंज हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स गलती किस में करते हैं, स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं कि भाई ऑरेंज येलो कब होता है, एसिड डालते हैं तब होता है कि बेसिक डालते हैं कब होगा। तो आपको इसमें कोई भी ट्रिक अपनानी पड़ेगी, कोई भी ट्रिक आप अपना सकते हैं। एक ट्रिक मैं बच्चों को बताती हूँ और वो है मार्स पे मोबाइल काम नहीं करता, मार्स पे मोबाइल काम नहीं करता, दैट इज ट्रू। मार्स पे सिग्नल थोड़ी ना आता है। मार्स मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर में चेंज हो जाता है, और मोबाइल मतलब मिथाइल ऑरेंज बेसिक की प्रेजेंस में येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं ताकि आप छोटी सी गलती ना करें। बहुत ही एक दो नंबर के क्वेश्चन अगर आए तो ये गलत ना करके बैठ जाना यार, याद ना होने की वजह से, बिकॉज बहुत ही सिंपल चीज है, इसको नहीं भूलना है। तो आपको बस ये याद रखना है कि मार्स पे मोबाइल नहीं चलता। ना अभी बच्चे बोलेंगे मैम मोबाइल की स्पेलिंग ऐसे नहीं लिखते हैं, मुझे पता है MOBILE होता है, बट मैं हमें तो याद करना है ना। तो मार्स पे मोबाइल नहीं चलता। फिनोप्थलीन की बात करते हैं तो फिनोप्थलीन बहुत ही प्यारी सी चीज है। फिनोप्थलीन कलरलेस होता है, वाटर में जैसा होता है। जब आप इसमें एसिड डालते हो तो ये वैसे का वैसा ही रह जाता है, कोई कलर चेंज नहीं होता है, कलरलेस रहता है। बट जब आप इसमें बेस डालते हो, इस फिनोप्थलीन के में जब आप बेस डालते हो तो ये टर्न हो जाता है पिंक कलर में, इट विल टर्न इनटू पिंक कलर। तो दो आपके पास सेम आ गए पिंक कलर में चेंज होने वाले। पहला तो आपको हाइड्रेंगिया जो ब्लू कलर का प्लांट था वो पिंक में चेंज हुआ बेसिक की वजह से, और दूसरा आपका फिनोप्थलीन जो कि पिंक में चेंज हुआ बेसिक की वजह से। तो ये दोनों याद रखिएगा एग्जाम्पल, कौन कौन से इंडिकेटर पिंक में टर्न हुए बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। और इसका भी एक एग्जाम्पल है, ओके, इसका बस एक ही ट्रिक है कि PA नहीं रखना चाहिए। PBP का कोई ट्रिक नहीं बन पाया था। आपके पास कोई ट्रिक हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। लेकिन इसका यह है कि पर्सनल असिस्टेंट नहीं रखना चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो PA शुड नॉट बी केप्ट। तो PA के आगे क्रॉस लगा दो ताकि ये दिखाए कि कोई रिएक्शन नहीं होता, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। तो हमें PA नहीं रखना चाहिए, विच इज वेरी नाइस, वेरी गुड थिंग। हम लोगों को अपना काम खुद करना चाहिए। तो PA नहीं रखना चाहिए। बाकी आपको पता है पिंक कलर में आपको PBP करना है। अभी PBP को आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, PBP करके भी याद कर सकते हैं। गलती नहीं करनी क्योंकि एक दो नंबर आपके इसी उल्टे के चक्कर में कट जाता है। कई बच्चे क्या करेंगे ना कि फिनोप्थलीन में जब बेस डालते हो तो वो कलरलेस रहता है। कई बच्चे पेपर में करके आएंगे ऐसा। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे अनअकैडमी में पढ़ने वाले बच्चे अभी इतने पीछे रह जाए, इतनी छोटी सी चीज गलत कर दें। इफ आई टॉक टू यू अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिनकी की स्मेल चेंज हो जाती है आपकी किसी एसिड या फिर बेसिस की प्रेजेंस में, तो देखते हैं क्या। आपने कभी प्याज खाई है? प्याज में आपने उसका सैलेड बनाया होगा तो आपने उसमें लेमन भी डाला होगा। प्याज की सैलेड में जब लेमन डालते हैं तो क्या उसकी स्मेल चेंज होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अनियन एक ऐसा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो कि एसिड की प्रेजेंस में ऑर्डरलेस, उसकी ऑर्डर चेंज नहीं होती है। बट जब आप उसको बेस की प्रेजेंस में करते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब आपके मुंह से बदबू आती है प्याज की तो आप क्या करते हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं? आप टूथपेस्ट करेंगे, जाके ब्रश करेंगे। तो जब व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ क्लोथ स्ट्रिप एडेड टू अनियंस, देन द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसकी स्मेल। बट एसिड की प्रेजेंस में यानी कि लेमन जूस जो कि आपका एसिड है, सिट्रिक एसिड, उसकी प्रेजेंस में कोई भी स्मेल में फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस एग्जांपल से याद रखिएगा कि भैया जब मैं अनियन खाता हूँ, अनियन का सैलेड बनाता हूँ
और उसमें डालता हूँ प्याज, तो मुझे कोई भी फर्क नहीं महसूस होता, उसमें खुशबू में चेंज नहीं होता है। बट जब मैं ब्रश कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो बदबू खत्म हो जाती है। दिस इज हाउ यू कैन सिंपली learn it, right? Next question, if I talk to you about vanilla. Vanilla क्या करता है? Vanilla extract has a characteristic pleasant smell. बहुत ही अच्छी खुशबू होती है वेनिला की। लेकिन क्या ये एसिड की प्रेजेंस में इसकी खुशबू डिस्ट्रॉय होती है? नहीं, एसिड के प्रेजेंस में कुछ भी नहीं होता है इसको। लेकिन जैसे ही आप वेनिला में भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में देखो, आपको ये याद रखना है कि बेसिक ही इनका दुश्मन है। वेनिला एक्सट्रैक्ट में जैसे ही आप बेस डालते हो, बेस, वैसे ही उसकी स्मेल चली जाती है। इसी वजह से जब आप केक बनाते हो वेनिला फ्लेवर का, तो आप ब्रेड बना रहे हो उसमें वनीला एसेंस नहीं डालते हो, क्योंकि आप उसमें NaHCO3 प्लस एसिड, यानी कि इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? इन दोनों को मिला के कहा जाता है बेकिंग पाउडर। आपको पता है ना, बेकिंग पाउडर डालते हो आप खाने में, इसको कहा जाता है खाने वाला सोडा। क्या होता है खाने वाला सोडा? आपका बेकिंग सोडा में कोई एसिड, ईडेबल एसिड मिक्स किया जाता है और उन दोनों के मिक्सचर को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। तो आप क्या करते हो? बेकिंग पाउडर क्योंकि उसमें डालते हैं, इस वजह से हम लोग ब्रेड वाले में वनीला एसेंस नहीं डालते। हम लोग एक्चुअली जो क्रीम बनाते हैं ना उसकी, उसमें वनीला एसेंस डालते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू डिस्ट्रॉय ना हो। अच्छा, आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे मुंह से किसी चीज की बदबू आ रही होती है, कुछ भी हमारे कपड़ों में से या फिर बर्तन में से, तो हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं उसको साफ करने की। तो आप इससे भी याद रख सकते हो कि बदबू को आप हर कोई साबुन वाली चीज से ही मिटाता है। और साबुन क्या है? साबुन इज अ बेस। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सिर्फ बेस की प्रेजेंस में ऑर्डर लेस हो जाते हैं, उनका ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और एसिड की प्रेजेंस में उनका ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं होता है। So vanilla extract has a characteristic pleasant smell if the basic solution like sodium hydroxide solution is added to vanilla extract, then we cannot detect the characteristic smell of. Okay guys, so why have I included all these things when I'm not even reading it out? तो कई बच्चे सोचेंगे कि इतना सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैम तो सिर्फ अपना ही पढ़ाई जा रही है, उसको रीड नहीं करें। दिस इज गिवन फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आप इसको पढ़ लें। इसमें जो भी लिखा हुआ है, इफ आई रीड सेम टू सेम, अगर मैं सेम टू सेम आपके सामने पढ़ लूँ और फिर पढ़ के स्लाइड चेंज कर लूँ, देयर इज नो डिफरेंस, राइट? कुछ पढ़ाने में और पढ़ने में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि अगर आप एक बार ये वीडियो देख लें और जब इसका PDF डाउनलोड कर ले तो तुम्हें सब कुछ वैसे का वैसा याद आने लग जाए। व्हाट आर एसिड? एसिड एक्चुअली क्या होता है? एसिड वो हर सब्सटेंस होता है, केमिस्ट्री की अगर मैं भाषा में बात करूं तो केमिकल, उसका केमिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि केमिकल फीचर क्या है? वो हर सब्सटेंस जो कि पानी में जाते ही हाइड्रोजन आयंस रिलीज करने लग जाए, वो हर सब्सटेंस एसिड होता है। ठीक है, लिविस एसिड, ठीक है। एंड इसमें क्या है, और अगर आप फिजिकल फीचर की बात करें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो वो हर सब्सटेंस जो कि खट्टा टेस्ट करता है, यानी कि सार टेस्ट करता है, वो एसिड होता है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, एक आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बताई मैंने और आपकी एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बताई। एक और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करें, ब्लू लिटमस को अगर उसने रेड लिटमस में टर्न कर दिया, तो वो सब्सटेंस पक्का ही एसिड होगा। ठीक है, वो सब्सटेंस 100% एसिड होने वाला है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि ये बाउल भर के आपके पास ऑरेंजेस रखे हैं, जब ये ऑरेंजेस आप टेस्ट करेंगे तो खट्टे होंगे, जब आप इसको लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे तो लिटमस पेपर को ये रेड टर्न कर देगा, और जब आप इसको पानी में घोलेंगे तो ये जरूर H+ आयंस रिलीज करेगा, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूं, एसिड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल एसिड। एक्चुअली माई थ्रोट इज नॉट वेरी गुड, तो इसलिए मुझे बीच बीच में गर्म पानी पीना पड़ रहा है। सीजन चेंज होने की वजह से सबका ही गला खराब हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद मी, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग अ लिटिल सिप ऑफ वार्म वाटर। आई होप यू वोंट माइंड इट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? Acid present in plant material and animal are called organic acid. Organic acid actually naturally occurring acids होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। ठीक है,
एसिटिक एसिड अभी किस में प्रेजेंट होता है आपको पता होना चाहिए, विनेगर में प्रेजेंट होता है। देन सिट्रिक एसिड आपके खट्टे फ्रूट्स में, लैक्टिक एसिड आपके दूध में, कर्ड में, टार्टरिक एसिड आपकी इमली में, ऑक्सैलिक एसिड आपके टमाटर में, फॉर्मिक एसिड आपके एंट के स्ट्रिंग में, आपके बी के स्टिंग में। इसमें फॉर्मिक एसिड होता है ना जो आपके अंदर वो डाल देते हैं जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है। तो ये सभी नेचुरली जो एसिड हमें या तो प्लांट से मिले या तो एनिमल से मिले, जैसे कि फॉर्मिक एसिड आपको किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है ना, चींटी है, इंसेक्ट है, एंड बी है, बी भी क्या है, बी इज ऑल्सो एन एनिमल, एनिमल में आता है। तो वो क्या है, एनिमल्स से मिल रहे हैं हम दोनों, हम ये दोनों फॉर्मिक एसिड है। तो और ऊपर के जो भी है एसिटिक एसिड तो विनेगर में है जो कि प्लांट के जूस के फर्मेंटेशन से बनेगा। सिट्रिक एसिड आपका फल मिलेगा, जो भी आपका खट्टे फल है उसमें मिलेगा। लैक्टिक एसिड दूध एनिमल से मिल रहा है। टार्टेरिक एसिड आपका इमली में है, प्लांट से मिल रहा है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में है, प्लांट से मिल रहा है। तो वो हर एसिड जो कि या तो आपको प्लांट से मिले या तो एनिमल से मिले उसको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली अकरिंग एसिड इन दैम। जो भी सब्सटेंस जिसमें कि नेचुरल एसिड प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट में भी, प्लांट के किसी सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है या तो आपके एनिमल से रिलेटेड कोई, क्योंकि हम दूध तो एवरीडे पीते हैं, दही हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, वो हर सब्सटेंस जो कि हमें नेचुरल से चीजों से मिल रहे हैं वो हमारी बॉडी को खाने के लिए या पीने के लिए हार्मफुल नहीं होती है। दूसरा है आपके पास, अच्छा इसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग मैन मेड एसिड की बात कर लेते हैं, तब हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक में आएंगे। मैन मेड एसिड क्या होता है, जो कि आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर करो, नहीं प्रिपेयर करो तो आपके मिनरल्स से मिले, अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स है उसमें से आप उसका एसिड बना रहे हो। एसिड प्रेजेंट फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द एसिड अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड, यानी कि अर्थ में से निकल मिनरल है उनका रिएक्शन करा के आप किसी तरीके से उनको एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको कहा जाता है। जैसे कि एक HCl है, HCl में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। We all know chlorine is also a form of mineral and hydrogen is also form of mineral, right? जो कि आपको नेचुरली अर्थ में से मिलता है। क्लोरीन कोई प्लांट नहीं बना सकता, क्लोरीन कोई एनिमल नहीं बना सकता, ये आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंस है क्लोरीन गैसेस, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंस है। आप इसको कंबाइन करके किसी तरीके से एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस वजह से इसको मैन मेड एसिड कहा जाता है। मिनरल एसिड भी या फिर मैन मेड एसिड दोनों का एक ही नाम है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। ये जो मिनरल एसिड होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं। आपके हाथ पे कभी भी अगर मिनरल एसिड गिरा है, आप अपने हाथ पे कितना भी संतरे का जूस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके हाथ पे जरा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड गया, तुम्हारी पूरी की पूरी हड्डियां गल गई, तुम्हारी पूरी की पूरी स्किन गल गई, बिकॉज दे आर वेरी टॉक्सिक, वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी एंड यूजर्स। तो ना तो आप कभी इसको छुए, ना तो आप कभी इसको ड्रिंक करें, ना तो कभी आप इसको यूज करें इजीली, इसको हैंडल भी बहुत केयरफुली करना चाहिए। अब ये सब हो गया, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग, चलो एक बात मैं और बताना चाहूंगी, एक इसी में आता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक में स्ट्रॉन्ग को कॉन्सेंट्रेटेड समझने लग जाते हैं, वीक को डाइल्यूट एसिड समझने लग जाते हैं, जो कि सरासर गलत आपकी कैटेगराइजेशन आपने किया। स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सेम नहीं होते हैं, वीक एसिड और डाइल्यूट एसिड सेम नहीं होते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जो एसिड आपके खाने के लिए नुकसानदायक नहीं है, जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड, जो कि आप खाने के साथ खा सकते हैं, जो कि आपका जिसको कहा जाता है मिनरल एसिड, ठीक है। वीक एसिड इज मिनरल एसिड, जितने सॉरी ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड यानी कि ऑर्गेनिक एसिड, जो भी आपको पेड़ पे से या फिर एनिमल में से मिलता है, जो आप रेगुलर खाते हैं, रेगुलर एवरीडे लाइफ में उसको यूज कर रहे हैं, उसको वीक एसिड कहा जाता है, क्योंकि वो हमें कुछ खास तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो भी आपके मिनरल एसिड होते हैं, जो कि आपके अर्थ के मिनरल से आपने बनाए हैं, वो उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड या फिर मैन मेड एसिड, ठीक है।
वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक ही इकलौता ऐसा मिनरल एसिड है जिसको कि कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, वो इकलौता ऐसा एसिड है जो कि वीक एसिड में इंक्लूड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, राइट, कार्बोक्साइलिक एसिड, इसको आप किस में इंक्लूड कर सकते हो? इकलौता ऐसा मिनरल एसिड है जो कि आप वीक एसिड में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आप इसको किस में यूज करते हो? इस कार्बोनिक एसिड को आप कोका कोला में यूज करते हो, ड्रिंक्स में यूज करते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है। तो दीज एसिड आर यूज्ड। अदरवाइज जितने भी मैन मेड एसिड है, जितने भी मिनरल एसिड है, सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। नो, देयर इज नो प्रॉब्लम कि अगर आप उसमें कितना भी पानी मिला दो, कितना भी ज्यादा पानी मिला दो, तभी भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमने, भाई मैंने तो बस एक ढक्कन HCl लिया था और उसमें मैंने बहुत सारा, एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया है, तो अभी HCl वीक एसिड हो गया। नहीं, उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड ही कहोगे। अब आपने उसमें पानी डाला या एसिड डाला, उस चीज के बेसिस पे अलग कैटेगराइजेशन होगी। लेकिन जो भी मैनमेड एसिड है, जो भी आप अर्थ की क्रस्ट से बनाए हो, अर्थ के मिनरल से बनाए हो, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। नो इश्यूज अगर आपने उसमें एक ढक्कन ही HCl डाला है और पूरा एक बाल्टी पानी डाला है, और इधर आपने पूरा एक बाल्टी संतरे का जूस डाल दिया, सिट्रिक एसिड डाल दिया, तो तुम ये नहीं कहोगे कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, नहीं कह सकते। अभी भी आपका HCl ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि HCl का मतलब ही है आपका मिनरल एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट। अब कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से कोई मतलब नहीं है। हर ऑर्गेनिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी, और हर मैनमेड एसिड कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपने घर में लेमन जूस बनाते हो या फिर ऑरेंज जूस बनाते हो, तो आप क्या करते हो? आप 4-5 ऑरेंजेस लेते हो, मिक्सर के जार में डालते हो, उसका ऑरेंज जूस बना के पी लेते हो। अभी आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ ऑरेंजेस यूज किए, तो जो आपके पास वो जूस आया, राइट, होममेड, आपके पास ये जो होममेड ऑरेंज जूस आया, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि तुमने खुद के लिए बनाया, तो तुम उसमें पानी नहीं ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक गिलास जूस पिया चाहे आधा गिलास जूस पिया, तुम्हें तो अच्छा जूस पीना है। लेकिन वही आप जब जाओगे मार्केट में, मार्केट वाला क्या करेगा? मार्केट वाला 2 ऑरेंजेस डालेगा और पहले से ही उसने अपने जूस के जार में 2 गिलास पानी डाल रखा होगा, तो उसमें क्या करेगा वो? आपने इसमें 4 ऑरेंज डाले थे, इसमें डालेगा 2 ऑरेंज और 2 ग्लास पानी, और उसने बनाया जूस और आपको पिला दिया। अब ये बताओ, इसमें ऑरेंज ज्यादा था, इसमें आपका सिट्रिक एसिड ज्यादा थे, इसमें आपका ऑरेंज कम है तो आपका इसमें सिट्रिक एसिड कम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डाइल्यूट एसिड। अब ये हुआ आपका डाइल्यूट एसिड, वो एसिड जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो आपके एसिड का और पानी ज्यादा हो, उसको डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। और वो एसिड जिसमें कि एसिड ज्यादा हो और पानी कम हो, उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहा जाता है। तो आपका जो होममेड ऑरेंज जूस है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और जो आपका बाहर मार्केट का ऑरेंज जूस है वो डाइल्यूट एसिड हो गया, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हर एसिड, चाहे वो मिनरल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, वो डाइल्यूट भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेटेड भी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं HCl की, आपने 4 ml HCl लिया, उसमें आपने 1 ml वाटर डाला, तो ये जो आपके पास एसिड आएगा, ये आएगा आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कैसे? कंपेयर करना पड़ेगा ना दूसरे से, दूसरे के कंपैरिजन में ही तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर मैंने दूसरे में 6 ml HCl डाल दिया और 1 ml वाटर डाल दिया, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो कंपैरिजन में मैं लिख रही हूँ, आपने एक में लिखा 2 ml HCl और इसमें आपने डाला 3 ml वाटर, दोनों 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर है। ये कैसा हो गया? वीक? नहीं, ये होगा डाइल्यूट। इसको वीक कहने की गलती नहीं करना, जहां पे भी मैनमेड हो गया वो वीक नहीं हो सकता है, जहां पे भी मिनरल एसिड आ गया वो कभी भी वीक नहीं हो सकता है, वो हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा। चाहे कितना भी पानी क्यों ना मिला लो तुम, कितना भी पानी मैंने इसमें क्यों ना मिला लिया, ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, ये वीक नहीं हो सकता है। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, बस कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन का फर्क है। जिसमें पानी ज्यादा एसिड कम वो डाइल्यूट, जिसमें पानी कम एसिड ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
इसका डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी, आपने वीक को डायल्यूट समझ लिया और स्ट्रॉन्ग को कॉन्सेंट्रेटेड समझ लिया, तो मे बी यू कुड लूज सम मार्क्स। यू नो, इन बोर्ड एग्जाम ईच एंड एवरी मार्क्स काउंट्स। हम लोगों को एक एक मार्क्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें 95% से एक भी नंबर कम होंगे तो हमारे 90% हो जाएंगे। 89% पे भी जाने में ज्यादा देर नहीं लगती है। 90s की लाइन से सीधा 80s की लाइन में फेंक दिए जाओगे। समझ रहे हो ना, थोड़े थोड़े मार्क्स से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो 90s की लाइन में रहने के लिए हर नंबर की वैल्यू समझिए। जब तक एक एक नंबर तुम्हारे लिए कीमती नहीं होंगे ना, जान से ज्यादा, तब तक टीचर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको 80s की लाइन में पटकने में। ठीक है, तुमको 80s की लाइन में पटका ना जाए, इसलिए हर नंबर को अपने सीने से लगा के रखो और उसको बहुत मुश्किलों से ही अपने हाथ से छूटने दो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बेस की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, क्या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो, लिविस साहब ने बोला कि वो हर सब्सटेंस जो कि पानी में जाने के बाद या सॉल्यूशन में जाने के बाद OH आयंस रिलीज करता है। इस दुनिया में जब भी कैटेगराइज किया जाता है ना, तो वो कभी टेस्ट करके नहीं देखते हैं हर सब्सटेंस को। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दे विल नेवर टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस, दे विल जस्ट डू दिस थिंग। वो देखेंगे कि इसने हाइड्रोनियम आयन ज्यादा रिलीज किया है या फिर हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज किया है। अगर इसने हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा रिलीज किया, सॉरी हाइड्रोनियम बोल दिया मैंने, उसने हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा रिलीज किया, व्हाट इज हाइड्रोनियम, H3O+। ठीक है, ये हाइड्रोनियम होता है। चलिए, अगर उसने हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा रिलीज किया है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और उसने अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज किया है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिड। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा, बेसिक। उसके अलावा अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कड़वा। तीसरा केमिकल टाइप क्या है, एक और केमिकल सब्सटेंस क्या है, अगर उसको रेड लिटमस पेपर पे डाल दो और वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए तो वो सब्सटेंस क्या होगा, बेस। ओके, these are the few chemical and physical characteristics from which you can identify whether the particular substance is acid or the particular substance is base. They are called bases। जैसे कि आपका चूना किसको कहते हैं, लाइम वाटर को। जब लाइम वाटर की मैं बात करती हूँ तो कई लोग नींबू पानी सोचने लग जाते हो। उसको उसको लैमिनेट कहा जाता है। ओके, तो लाइम वाटर इज चूना पाउडर। चूना क्या होता है, CH2, एक सेकेंड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ यूज करते हो, पेंटिंग के दौरान, व्हाइट वॉशिंग के दौरान, राइट। ये कड़वा होता है टेस्ट में, सोपी होता है, मतलब फिसलता है। आप अपने हाथ पे जब बेस कुछ लगाते हो तो ये फिसलनदार होता है, जैसे कि साबुन को लगा के देखना, फिसलनदार होगा। ऑल द बेसिस चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस आर द केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड। बेसिस वो केमिकल होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं एसिड के। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू रियली स्ट्रगल टू स्टडी फॉर मोर देन 1 hour? मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे ना 1 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये वीडियो 1 शॉट है तो तुमको इस वीडियो को 2 घंटे लगातार ही बैठ के देखना है, नहीं तो तुम्हारी 1 शॉट वीडियो खराब हो जाएगी। यू कैन डू वन थिंग while you're watching this video, you can pause every half an hour। हर आधे घंटे के बाद you can just pause this video, go and have a walk and just try to recall everything whatever I have said, whatever I have taught। ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई, जितनी भी चीजें मैंने बोली वीडियो के दौरान, उन सब चीजों को खुद से रिकॉल करने की कोशिश किया करो। ये होती है बेस्ट स्ट्रैटेजी पढ़ाई की। अगर आप मुझसे पढ़ाई की बेस्ट स्ट्रैटेजी की बात करोगे ना, तो मैं बोलूंगी देयर इज ऑलवेज वन थिंग, 70% रीडिंग एंड 30% रिवाइजिंग। और आई वुड नॉट वंडर अगर कोई इसको 50% रीडिंग और 50% रिवाइजिंग में भी कन्वर्ट कर दे तो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। स्टार्टिंग के दौर में जब मेरे पढ़ाई में रुचि जाग गई थी, जब मैं अचानक से बहुत पढ़ाकू हो गई थी,
तो मैं क्या करती थी, मैं ना बहुत सारे नोट्स बनाती थी, हैंड रिटन नोट्स बनाती थी। लेकिन मैं इतना हैंड रिटन नोट्स बना लेती थी कि मेरा एग्जाम सर पे आ जाता था और मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पर मेरे को ना वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा है जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ। होता है, देखो जब आप एक बार में ना तुम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे, फिर तुमने एस चांद कर ली, फिर तुम समझोगे कि मैं ऑसवर्ल्ड पब्लिकेशन का भी पढ़ लूँ, फिर तुम सोचोगे अभी टाइम बहुत है, क्यों ना प्रदीप की भी बुक पढ़ लूँ। तो तुम ऐसे करते करते ना 4-5 बुक पढ़ लोगे, 4-5 किताबें। 4-5 किताब पढ़ने के बाद क्या होगा ना, तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी भी ढंग से याद नहीं रह जाएगी, तुम्हारे माइंड में प्रेशर बहुत ज्यादा है। तुमने 4-5 किताबें पढ़ी, तुमने 4-5 किताबों के नोट्स बनाए, तुमने पढ़ा बहुत, नो डाउट तुमने बहुत पढ़ा, लेकिन तुम्हें जितना आना चाहिए पेपर के टॉप करने के लिए, तुम्हें वो सब चीजें उतने अच्छे से नहीं आती, क्योंकि तुमने सिर्फ पढ़ा। तुमने ना यहाँ पे 100% रीडिंग कर ली एंड 0% रिविजन कर लिया, और इस केस में तुम्हारा जो आउटपुट रहेगा ना वो हमेशा 50% रहेगा। दिस आई गारंटी यू, दिस मस्ट हैव हैपेंड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ ही हुआ होगा, ठीक है। If I had been at your place, I would have also done these things, because I have also committed some mistakes when I was a student, when I was still kid. So I have also committed some of these mistakes. But as an educator, as your elder sister, I would like to tell you this thing, that it is a never 100% reading, 0% revision. It always has to be 50% reading, 50% revision. भले ही एक किताब पढ़ो, मैं तुमसे बोलूंगी भले ही एक किताब पढ़ो, लेकिन उस एक किताब को 4 बार रिवाइज करो। मैं आपसे बता रही हूँ, जितना कोई 5 किताब पढ़ के नंबर लाएगा ना, उससे ज्यादा तुम एक किताब पढ़ के नंबर ले आओगे, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में एनसीईआरटी के बाहर कोई नहीं जाने वाला। ज्यादा से ज्यादा एस चांद की किताब में से 1-2 क्वेश्चन थोड़े बहुत हाई लेवल के आ जाते हैं, कोई वैसे एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाने वाला। तो ऑलवेज कीप दिस स्ट्रैटेजी इन माइंड, 50% रीडिंग, 50% रिविजन। अगर नहीं किया ना, तुम जनवरी 30 तक नोट्स बनाते रह जाओगे बच्चे, 30th जनवरी, ठीक है। 31st नहीं लिख रही हूँ, 30 ही रखने दो। 31st को तो सभी लोग थोड़ा आराम वराम करते हैं ठीक है, लास्ट वर्किंग डे हो जाता है। तो नेक्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी बनाने लग जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ कितने रजिस्टर भरने हैं। नेवर बी दैट चाइल्ड कि जिसके एक सब्जेक्ट के 5 नोट्स के रजिस्टर हों। नेवर बी दैट चाइल्ड, एक सब्जेक्ट है 5 नोट्स के रजिस्टर है, नहीं। एक सब्जेक्ट है, एक ही कॉपी में नोट्स बनाए हैं, लेकिन नोट्स को मैंने ना पेपर से पहले 5-6 बार रिवाइज कर लिया मैम। इससे क्या होता है, तुम्हें पहली बात तो कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे पेपर में जाने के लिए। और दूसरी चीज क्या होती है, कई बच्चों का ना पेपर टाइम पे खत्म नहीं हो पाता है। क्या लगता है, उनकी राइटिंग स्लो है, धीरे धीरे लिखते हैं। 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे कितने क्वेश्चन करने के लिए, 26 क्वेश्चन, मैक्सिमम 27। 3 घंटे कितने मिनट होते हैं, 180 मिनट, ठीक है। 180 मिनट में तुम्हें चलो 30 क्वेश्चन मिले, तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए भाई साहब 6 मिनट मिल रहे हैं, 6 मिनट। 5 मिनट से तुम मेरी ये बात सुन रहे हो, कितने बोर हो गए, बहुत, ठीक है। क्या सोचने लगे, बस बस बहुत हो गया। 5 मिनट से तुम मेरी बात सुन के बोर हो गए, 5 मिनट में तुम लोग एक इतना बड़ा आंसर नहीं लिख पाते। ऐसा नहीं होता है, जो लोग जिनका पेपर छूटता है ना, राइटिंग स्लो होने की वजह से नहीं छूटता है, रिवीजन ढंग से नहीं की होती है, वर्ड्स उस टाइम पे याद नहीं आ रहे होते हैं, उस टाइप से आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे होते हैं जिससे मार्क्स मिले। नोट्स पढ़ा होता, नोट्स को 5-6 बार रिवाइज किया होता, तो बेसिस की शुरू से लेके अंत तक की सारी प्रॉपर्टीज बता दिए होते विद इन 3 मिनट्स। 5 नंबर का क्वेश्चन 3 मिनट में करके बैठ जाते, 3 घंटे का पेपर, ज्यादा नहीं बोलूंगी 2 आवर में कंप्लीट कर लेते, 1-2 आगे पीछे वालों की हेल्प भी कर देते। बट सिंस यू हैव नॉट रिवाइज्ड इट वेल, तुम हो सकता है कि पेपर में तुम 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओ, आखिरी के 2 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ। क्या फायदा हुआ 10 किताबें पढ़ने का जब सिर्फ 25 ही क्वेश्चन कर पाए, बताइए। तुम्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैटर क्या करता है। पहली बात तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं, नॉलेज मैटर नहीं करती।
मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारी रिवीजन वाली बात सिर्फ मार्क्स के लिए बता रही हूँ। देखो, जब तक तुम्हें रिवीजन नहीं होती ना किसी चीज की, तुम उस क्लास को अगले क्लास में भी भूल जाते हो उस टॉपिक को। तुमने 5 किताबें भले ही पढ़ ली हो, पर वो 5 किताबें तुम्हारे लिए गुड फॉर नथिंग रह जाती है जब तक तुम्हें वो नॉलेज रीगेन नहीं रहोगी। आप यहाँ पे रिटेन नहीं कर पा रहे हो ना कोई चीज। इफ यू कैंट रिटेन ऑल दोज थिंग्स, अगर आपकी रिटेंशन पावर कमजोर है तो पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? बताइए, मैं एक फूटे हुए मटके में कितना भी पानी डालूं, कैन दैट पानी बी यूजफुल? क्या वो पानी कैन एवर बी यूज्ड बाय मी? यू कैंट यूज दैट वाटर एवर। ये कुछ 2-4 ज्ञान की मैंने बातें इसलिए कही बिकॉज आई नो इस समय आप लोगों को इस बेसिक सच्चाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये छोटी सी बेसिक सच्चाई तुम लोग नहीं याद रखोगे, फेब्रवरी आ जाएगा, तुम्हारा अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो अभी से मैं बोलना चाहती हूँ, जितना भी नोट्स बनाया है अनअकैडमी से, मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करो। दीज नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। इस नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा। मोर देन सफिशिएंट नोट्स हैं ये, और इनको कम से कम 5 बार रिवाइज करो, एटलीस्ट 5 टाइम्स रिविजन। तब देखना तुम्हारे मार्क्स 5 किताबों से बेहतर आ जाएंगे। प्रदीप पढ़ ली, लक्ष्मीर सिंह पढ़ ली, ऑसवर्ल्ड पब्लिकेशन, फलाना ढिमकाना, कितना भी कर लिया, 3 in 1, कितना भी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, सब हमने पढ़ लिया। ओके, अच्छा, एक चीज और बेसिक प्रॉपर्टी जो इस लाइन से मैं उठाना चाहूंगी, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब किस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं? वो रिएक्शन जो चीजों को न्यूट्रलाइज कर दे। किसको न्यूट्रलाइज? मैंने बेस डाला मैंने डाला एक तरफ बेस और एक तरफ डाला एसिड, इन दोनों को मैंने रिएक्ट कराया तो मेरे पास मिल गया सॉल्ट, न्यूट्रल नेचर का। दोनों अगर मेरे पास सेम पीएच वाले सेम मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि जितना इसके पास H+ आयंस है उतने इसके पास OH- है। तो आपने ऐसे एसिड और बेसिस को, सेम स्ट्रेंथ वाले एसिड और बेसिस को आपने रिएक्ट कराया और न्यूट्रल सॉल्ट मिला और वाटर मिल गया। इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको कहा जाएगा क्या कि तुमने बेस तो ले लिया कोई नकली सा, और चलो बेस तुमने ले लिया असली सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और तुमने एसिड ले लिया CH3COOH। क्या ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जा सकता है? नेवर, बिकॉज इसमें क्या है ना, बेसिक जो आपका बेस है उसकी तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये जो है ये वीक एसिड है। मैम वीक एसिड कैसे? ये तो मिनरल एसिड था। ओनली मिनरल एसिड विच इज अ वीक एसिड, ये एक लौता ऐसा मिनरल एसिड जो कि वीक एसिड होता है। तो जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो जो इसका सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बनेगा। वो सॉल्ट बेसिक नेचर का बनेगा। जब बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो सॉल्ट भी बेसिक नेचर का बनेगा। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जब डेफिनेशन आया तो ऑलवेज राइट व्हेन एसिड एंड बेसिस ऑफ सेम स्ट्रेंथ। ठीक है, when an acid and a base of same strength are reacted या फिर are combined together to form salt and water, this reaction is called as neutralization reaction. Okay, one more thing is कि आप सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली होगी। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट जो ग्रुप है वो एल्काली मेटल का होता है, एल्काली मेटल। दूसरा एल्कलीन अर्थ मेटल। फिर उसके बाद आपका 15वां 16वां 17वां कौन सा होता है? 15 16वां 17वां नॉन मेटल का। ठीक है, तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके नॉन मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं, ये सभी कैसे नेचर की ऑक्साइड होती हैं? ये होती है बेसिक, ये होती है एसिडिक नेचर की ऑक्साइड। और जितने भी मेटल, एल्काली मतलब ही होता है वो बेस, बेसिक नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड के साथ मिलके मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलके,
उनका नेचर होता है बेसिक नेचर का। तभी पीरियोडिक टेबल में पहले दो ग्रुप को आप मानते हैं एल्काली मेटल, एल्काली अर्थ मेटल, क्योंकि इनका नेचर बेसिक होता है। और नॉन मेटल को आप एसिडिक भी मानते हैं बिकॉज इनकी ऑक्साइड एसिडिक होती है पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, अगर अभी तक आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नहीं पढ़ा है और उसको आप स्किप करके जाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगी बहुत ही प्यार से, और वो ये है कि चैप्टर 1 भी भूल जाओ, चैप्टर 2 भी भूल जाओ, चैप्टर 3 भी भूल जाओ, चैप्टर 4 मत भूलो, छोड़ो। चैप्टर 4 तो बहुत ही कम आ रहा है, चैप्टर 4 तो आ ही नहीं रहा, शुरू होता ही खत्म हो जा रहा है। यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भूल जाओ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट भूल जाओ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भूल जाओ, अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि ना तो तुम्हें वैलेंसी का ज्ञान होगा, ना तो तुम केमिकल रिएक्शन खुशी खुशी कर पाओगे, ना ही तुम्हें केमिकल के नाम पता होंगे, फॉर्मूलेस पता होंगे। तो तुम अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत कुछ लूज कर रहे हो। ना तो तुम्हें मेटल पता होगा, ना तो तुम्हें नॉन मेटल। तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम इसको भी रिएक्ट करा दोगे, सोडियम को रिएक्ट करा दोगे बेरियम के साथ। अच्छा, इसको ऐसे कर देती हूँ, सोडियम को रिएक्ट करा दोगे बेरियम के साथ और लिख दोगे, अच्छा ये मीम पढ़ा था मैंने एक, आई विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट मीम, कि बेरियम था, सोडियम था, रिएक्ट करा दिया बच्चे ने, ये बना दिया बनाना। क्या कभी मेटल खुद मेटल के साथ रिएक्ट करेगा? क्यों रिएक्ट करेगा? मेटल और मेटल एक दूसरे में क्यों भिड़ेंगे? नहीं भिड़ रहे, ठीक है। तो ये बनाना बनाना नहीं बनाना, ठीक है। समझना है कि मेटल नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल के साथ मिल सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, ठीक है। तो ये चीजें समझनी होगी आपको। अब आप जैसे कि एक मेटल है सोडियम, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेटल है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड। सोडियम है आपका, सोडियम इज अ मेटल, ठीक है। सोडियम इज अ मेटल, तो सोडियम की जो ऑक्साइड होगी, इस मेटल की ऑक्साइड होगी, ये किस नेचर की होगी? बेसिक नेचर की होगी, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम भी मेटल है, कैल्शियम की ऑक्साइड किस नेचर की होगी? बेसिक नेचर की होगी। कैल्शियम की, अच्छा इनकी हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर की होता है, जैसे इनकी ऑक्साइड बेसिक नेचर की होती है ना, सिमिलरली इनकी हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर की होती है। जब आप बात करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, बिकॉज इसमें क्या है, अमोनिया जो है, अमोनिया जो है इट इज एक्चुअली बेसिक इन नेचर, ठीक है। वैसे मेटल नहीं होता है, बट ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें ना तो नाइट्रोजन बेसिक, ना तो नाइट्रोजन मेटल है, ना तो हाइड्रोजन मेटल है, सब नॉन मेटल है, बट स्टिल दिस इज बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिविस ने बोला था वो हर सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस लूज करे बेसिक होगा, तो ये भी यही करता है। अमोनिया को पानी में डालोगे तो ये प्लस और ये माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन लूज करेगा ये पानी में जाके। तो लिविस का बात तो माननी पड़ेगी, लिविस एसिड, लिविस बेसिस। हमें दो चीजों का फर्क पता होना चाहिए। लिविस, क्या स्पेलिंग मैम लिविस की? is a scientist. He defined acid and bases as a substance which dissociate in water to form hydroxide ions. Is acid a substance which dissociate in water to form hydroxide ion is called bases. Metal carbonate and metal hydrogen carbonate. तो मेटल मैंने बताया पहले दो ग्रुप्स मेटल्स के होते हैं, और मेटल का या तो ऑक्साइड कह दो या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड कह दो, ये सब बेस होते हैं, बेस नेचर के। सोडियम कार्बोनेट की बात करो, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करो, तो ये भी बेस नेचर के होंगे, क्योंकि सोडियम इज ऑल्सो अ मेटल, ठीक है। वो बेसिस जो पानी में इजिली डिसॉल्व हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, खुल जाए जाके, उनको एल्काली कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट सम बेसिस डिसॉल्व इन वाटर। बहुत सारे ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में यूजुअली डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट कुछ बेसिस आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उन बेसिस को एल्काली कहा जाता है। वो बेसिस कौन है? ग्रुप 1 के सारे मेटल्स, ग्रुप 1 के सारे मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बहुत ही आराम से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इनको एल्काली कहा जाता है। दोज बेसिस
which dissolve in water without any chemical reaction have a specific name. They are called alkali. Thus a base which is soluble in water is called an alkali. अच्छा, ये क्यों बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे? यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कोई सॉल्ट वोल्ट बनाए उनके साथ या फिर कोई और कंपाउंड बना दे वाटर के उसके साथ मिलके, ये सिर्फ डिसोसिएट हो जाते हैं, सिंपली जाके डिसोसिएट हो जा रहे हैं। तो ये क्या इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एल्काली। ठीक है। सब ऑफ द कॉमन वाटर सॉल्युबल बेसिस, कुछ कॉमन वाटर सॉल्युबल बेसिस जिनके आपको नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्काली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट है ना, लिथियम को भी लिख दो आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको जैसे ही आप पानी में डालोगे वैसे ही ये हाइड्रोक्साइड आयन लूज करने लग जाएंगे बहुत ही तेजी से, तो इनको कहा जाता है एल्काली। Those soluble bases are much more useful than insoluble bases because most of the chemical reaction can take place in aqueous solution or water solution. ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू इनसॉल्युबल बेसिस। जो भी इनसॉल्युबल होते हैं वो ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन? सारे बेसिस में क्या कॉमन चीज होती है? तो मैंने बताया था ल्यूइस भाई साहब के हिसाब से वो हर बेसिस पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस लूज करते हैं, तभी तो उनको बेसिस कहा गया। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये सभी पानी में जाने के बाद एक पॉजिटिव आयन अलग रखेंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि एनायंस अलग रखेंगे। अच्छा, पॉजिटिव आयन को केटायन कहा जाता है। इसमें आप टी ऐसा प्लस का साइन बनता दिखता है आपको, और इसको एनायन कहा जाता है। और कैथोड एनोड इससे उल्टा, केटायन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो हो जाएगा एनोड, जो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा वो होगा कैथोड। नाउ स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है? अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, जो आराम से पानी में डिसॉल्व हो जाए और बहुत सारा OH आयंस रिलीज करे, उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। और वीक बेस किसको कहा जाएगा? जो कि कंप्लीटली ऐसे डिसॉल्व ना हो। इसी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो ये बहुत सारा हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करने लग जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वीक बेस की, तो वो हर बेस जो कि पानी में जाने के बाद बहुत ही कम हाइड्रोक्साइड आयन लूज करे, पूरा ना करे। जैसे कि आप मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं आपसे, तो पानी में जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, आप इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये ज्यादा ऐसे लूज नहीं करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन आयन थोड़ा बहुत हाइड्रोक्साइड लूज करेगा, थोड़ा बहुत अपने पास रखेगा, ये कंप्लीटली ऐसे नहीं लूज करेगा। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? ये सभी वीक बेसिस हैं। ये सभी उस तरीके से नहीं रिएक्ट करते, ये सभी उस तरीके से नहीं डिसोसिएट करते। स्ट्रॉन्ग बेसिस कम है। जो जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, जितने भी ग्रुप 1 के मेटल हैं, उन सभी को जब भी आप, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड लगा दो, पोटेशियम के साथ लगा दो, आप लिथियम के साथ लगा दो, ये सभी क्या करेंगे? पानी में जैसे ही जाएंगे पूरा आराम से हाइड्रोक्साइड आयंस लूज करने लग जाएंगे। और ग्रुप 2 का जो एल्कलीन अर्थ मेटल वाले हैं वो सभी उतनी अच्छी तरीके से नहीं लूज करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है बेसिक की? व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेस? तो कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले तो वो बिटर होता है, टेस्ट में कड़वा होगा, टच करने में, अभी ये सब आपने पढ़ लिया है, ये सब आप खुद भी लिख सकते हो। आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि इनका तो आप खुद भी आंसर लिख सकते हो। पहला तो कड़वा होगा टेस्ट में, टच करने में साबुन जैसा टच होगा, इसका सोपी फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बिटवीन द टिप ऑफ आवर फिंगर, we will soon begin to feel soapy or slippery as if we have applied soap to them. Then third है bases turn red litmus to blue. बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर लेते हैं, जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में टर्न कर देंगे, वी ऑल नो दिस। फोर्थ है बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। अच्छा, बेस के साथ साथ एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि आयंस रिलीज करते हैं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन। तो जो आयंस रिलीज करता है वो आपका
कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जो बेसिस होते हैं कुछ मेटल के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो उनके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज बनाए। ये जनरल फॉर्मूला है, ये आपने चैप्टर 1 में भी किया था, यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। क्या जनरल फॉर्मूला होता है कि जब भी तुम किसी भी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? तो आपको पहला तो मिलेगा सॉल्ट, दूसरा मिलेगा तुम्हें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर आप इसमें मेटल की ऑक्साइड डाल देते तो क्या मिलता? क्योंकि जब ये एक ऑक्साइड इधर से भी मिली, एक ऑक्साइड एक हाइड्रोजन इधर से भी मिला, तो ये वाटर बना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेटल है तो ये जनरल फॉर्मूला होता है कि सॉल्ट बनेगा एंड बनेगा आपका आपका गैस। ठीक है, अच्छा तो सॉल्ट ऐसा सिंपली क्यों नहीं बना? सोडियम के साथ आप सिंपली जिंक को क्यों नहीं इंक्लूड कर पाए, या फिर कुछ ऐसा जिंक का हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं बन गया? कुछ ऐसा सॉल्ट क्यों नहीं बना? ऐसा अजीब सा सॉल्ट क्यों बना है? अजीब सा सॉल्ट बनने की ये वजह होती है कि जब ये जो जिंक है, पहली बात तो जिंक एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इस केस में तो आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखते तो ये केस तो यहाँ पे रिप्लेस हो ही नहीं सकता था। आपने रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखी थी, केदारनाथ का महंगा आलू, जहां फ्री सारा पब है, यहां तक कर लेते हैं, कोट होगा आगे अपना बाद में करेंगे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज के रूल्स के हिसाब से जब कोई मेटल दूसरे मेटल से ऊपर होता है तो वो उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ज्यादा स्ट्रांग मेटल को कम स्ट्रांग मेटल नहीं रिप्लेस कर सकता। बट इस केस में जिंक जो है, जिंक तो बहुत नीचे है सोडियम से। सोडियम तो भाई बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है। तो सोडियम को कैसे रिप्लेस कर दिया जिंक ने? सोडियम को कैसे रिप्लेस कर देगा जिंक? तो बात यहां से शुरू होती है। 1 सेकेंड। या कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। एम्फोटेरिक मतलब कि जब इनके बस में बात नहीं रह जाती ना, जब ये सामने वाले से कमजोर हो जाते हैं तो ये मेटल की तरह रिएक्ट ही नहीं करते। अब ये जिंक को पता है कि सोडियम भाई मेरा भी बाप है, सोडियम बहुत स्ट्रांग है, तो मैं सोडियम के साथ क्या करूं, इसको किस तरीके से हटाऊं अपने रास्ते से। तो ये कहते हैं भाई तू तो मेटल है, मैं तो मेटल हूं ही नहीं, मैं तो नॉन मेटल हूं। ऐसे कौन से ऐसे ऐसे एलिमेंट है जो इस तरीके का अपना चरित्र दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से अपना गिरगिट की तरह रूप चेंज कर लेते हैं। तो वो उसका भी ट्रिक है, उसकी ट्रिक है सब जन पर कृपा कर, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ठीक है, सब जन की, इसमें जो की है वो साइलेंट है, की का कोई मतलब नहीं है। सब यानी कि आपका एंटीमनी, जन यानी कि आपका जिंक, आस यानी कि आपकी आर्सेनिक, सुनो यानी कि एसएन मतलब कि टिन, पीबी यानी कि लेड, और एल यानी कि एल्यूमिनियम। ओके, तो जब इनके बस में बात नहीं होती ना, इनसे ज्यादा मजबूत जब इनको मेटल दिखने लग जाता है तो ये क्या कहेंगे कि मैं तो मेटल हूं ही नहीं, मैं तो नॉन मेटल हूं। तो वो भी क्या करे, वो सोचता है चल ठीक है फिर तू भी बैठ जा बगल वाली सीट पे। तो जब ऐसा ही बन गया, तो जब खुद को नॉन मेटल कहने लग गया, तो मैं तेरे से क्या ही लड़ाई करूं, आ जाओ बैठ जाओ। तो सोडियम उसको अपने बगल में बिठा लेता है, सोडियम उसके साथ लड़ाई करना नहीं पसंद करता, तो ये बना लेता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम अपना ऑक्सीजन भी नहीं लूज करता है। जगह कम थी गाड़ी में, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन को कहता है तू जा, मैं इसको लेके इसको इसके घर तक पहुंचा के आता हूँ। तो कुछ तरीके के ये 5 आपको ऐसे एम्फोटेरिक एलिमेंट दिखे जो कि उनके मजबूत अगर कोई मेटल आ जाता है तो वो उसके साथ अलग रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह सोडियम की जगह, सोडियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम होता तो इस केस में क्या होता? इस केस में आपको सिंपली मिलता पोटेशियम का ऑक्साइड मिल जाता आपको। पोटेशियम का एक्चुअली, अच्छा ये बेस है, फाइन, ये बेस है तो इसके साथ आप इसके साथ कुछ भी बना देते, पोटेशियम का ऑक्साइड, पोटेशियम, सोडियम एंड आप हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते। ठीक है,
ओके, तो इसमें आपको मेटल का सॉल्ट बना देते एंड इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देते। बेस अगर आपका किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो 100% आपको सॉल्ट मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, जो एसिड के पीछे का सब्सटेंस लगता है वो हमेशा नॉन मेटल लगता है, और आपका जो बेस का आगे का सब्सटेंस होता है वो हमेशा मेटल होता है। मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है, आपका H2SO4 है, आपको इसमें वाटर बनाना है H2O, तो इसका भी OH हटा दो, इसका भी OH इसका भी H हटा दो, आपके पास बचा क्या, आपके पास सोडियम सल्फेट ही बचा। अच्छा 2 क्यों लगेगा, क्योंकि सल्फेट का जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है और सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, तो इसकी वैलेंसी उधर लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी वैलेंसी इधर लगा सकते हो आप, ठीक है। तो व्हेन वी क्रॉस दीज टू थिंग्स हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, जो कि शायद, और वाटर मिल जाएगा, सॉरी, तो कि यहाँ पे शायद लिखा नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ गया वो वाटर, ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा आपका। दिस इज जनरल फॉर्मूला 2। 2 जनरल फॉर्मूले अभी तक आपको मिले। पहला कि मैं अगर कभी भी कोई कभी भी कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। मेटल का सॉल्ट किस तरीके से बनेगा, जैसे कि अगर उधर पोटेशियम रिएक्ट करता तो आपको NaKO2 बन जाता आपका कुछ, ठीक है। इस तरीके से आपको मेटल का सॉल्ट मिल जाएगा और आपको हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब ये बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको सॉल्ट मिलेगा और पानी भी मिलेगा। दिस इज जनरल फॉर्मूला नंबर 3। कभी भी मेटल का जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन इधर अलग से आ गया, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, जैसे कि कार्बन इज ऑल्सो नॉन मेटल। कार्बन की ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ने आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, मेटल उसका हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसने आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, तो क्या क्या मिलेगा आपको, इस केस में भी आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर ही मिलता है। इस केस में भी आपको सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। ये तीनों, ये सारे जनरल फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने चाहिए, क्योंकि इन जनरल फॉर्मूले के बेसिस पे आप बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर पाते हो। ओके, आपको कोई भी बेस दे देगा, आपको मैंने अभी दे दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, समझ लीजिए आपने रट लिया, लेकिन मैंने आपको बेस दूसरा दे दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, इधर नॉन मेटल कार्बन डाइऑक्साइड ही दे दिया। अभी आप क्या करोगे, अगर आपको पता होगा कि मेरे को एक जगह वाटर रिलीज करना है और दूसरी जगह मुझे कार्बोनेट का सॉल्ट बना देना है, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन अगर दिया हुआ है तो कार्बन का मुझे कुछ यूज करना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट बना दूं, समझ रहे हो। तो इस केस में तुम्हारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, 3rd जनरल फॉर्मूला है ये आपका। नेक्स्ट यूजेस, अब हमें 3 जनरल फॉर्मूले मिल गए बेसिस के उस पे, अब हम यूज कर लेते हैं। वन मोर थिंग इज कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर की होती है, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। पीरियोडिक टेबल में आप 2 जगह कैटेगराइज करते हो, मेटल जो होता है वो बेस होता है और जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। यूजेस क्या है आपके बेस के, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ बेसिस आर गिवन बिलो। ये जो नीचे दिए हुए हैं ये कुछ यूजेस हैं इंपॉर्टेंट बेसिस के, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। आप सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और सिंथेटिक फाइबर की इंडस्ट्री में आप ये बेसिस यूज करते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड स्लेग्ड लाइम इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2, ठीक है, इसको स्लेग्ड लाइम कहते हैं। इसको आप ब्लीचिंग पाउडर की इंडस्ट्री में यूज करते हो। क्यों करते हो, आपको पता है ब्लीचिंग का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको क्यों यूज करना पड़ता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन एक गैस है जो कि अनस्टेबल है, जो कि बहुत जल्दी उड़ जाएगी। उसको अपने पास रखने के लिए तुम उसको CaOH के साथ रिएक्ट करते हो ताकि ये दोनों उसको अपने पास पकड़ के रखें, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में उसको अपने पास पकड़ के रखें, तो इसलिए आप इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के फॉर्म में बना देते हो। फाइन,
देन आपका थर्ड यूज है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एन एंटासिड। आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको आप एज एन एंटासिड यूज करते हो, यानी कि अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो उसको हटाने के लिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हो। फोर्थ है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। इट इज इसमें 10 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के भी होते हैं, ये वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। फिफ्थ यूज आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एज एन एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि NaHCO3 आप उसको बेकिंग सोडा की तरह यूज करते हो खाना बनाने में। जब इसमें आप कोई भी ईडेबल एसिड डाल देते हो तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इट इज ऑल्सो यूज इन एज एंटासिड एंड इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी आप इसका यूज करते हैं। So the thing is, now what we are going to discuss about the pH scale. pH scale का क्या मतलब होता है, pH scale की क्या जरूरत होती है, किसी भी हम सॉल्यूशन के pH की बात करते हैं या फिर किसी भी सब्सटेंस के pH की बात करते हैं तो उसका हम लोग क्या मतलब बोलना चाहते हैं। देखो, किसी भी एसिड या बेसिस की स्ट्रेंथ बतानी हो अगर आपको कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसमें हम यूज करते हैं पीएच स्केल को। उस स्केल पे जितनी भी नंबर पे वो आपका सब्सटेंस आता है उससे पता चलता है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है ना। पीएच का जो वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? व्हाट डू यू थिंक? हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे? इट्स फुल मीनिंग इज पोटेंस हाइड्रोजन, मतलब कि ये हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे बिलीव करता है आपका पीएच। पर जैसे कि आपका जितना भी आपका सॉल्यूशन है उस पर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंस है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो आपको क्या लगता है ओवरऑल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? लेस देन। अगर ऊपर वाला न्यूमिनेटर है आप और डिनोमिनेटर हाइड्रोजन जो है डिनोमिनेटर में अगर वो किसी सब्सटेंस में ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू व्हाट विल बी ओवरऑल वैल्यू अकॉर्डिंग टू यू? मे बी वो एक्स है, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम होती रहेगी। एक से कम जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूमिनेटर से ज्यादा हुआ, न्यूमिनेटर से ज्यादा हुआ तब नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि 1 सेकेंड, ओके लेट्स से किसी भी चीज का न्यूमिनेटर रख देती हूँ मैं 15, ठीक है। उसमें एक में हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक में 5 हाइड्रोजन के आयंस प्रेजेंट है। अब आप बताइए इनमें से किसकी वैल्यू कम आएगी? इसमें से ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आपको 3 मिलने वाली है और इसकी वैल्यू आपको 5 मिलने वाली है। तो जिसका हाइड्रोजन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, किस में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है? आपका हाइड्रोजन कॉन्टेंट ज्यादा होता है आपके एसिड में। अब एसिड में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पीएच कम आएगा। इसीलिए जो आपके एसिड सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो पीएच होता है वो रेंज होता है 0 से लेके 7 तक। पीएच स्केल में 0 से लेके 7 तक अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू आ रही है तो वो एसिडिक होता है। और जो बेसिक होता है उसमें हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होता है और हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली एसिड के कम होता है। देखो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्साइड सिर्फ और सिर्फ एसिड में ही होता है, दोनों में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बराबर, दोनों में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड होते हैं, लेकिन किसी में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाता है इसलिए वो एसिड हो जाता है, किसी में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होता है इसलिए वो बेसिक हो जाता है। तो अब जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा, जैसे कि आपने 15 और 5 और 3 वाला एग्जाम्पल लिया था, इसमें कम किसके पास था? इसमें था कम इसके पास हाइड्रोजन आयन, तो इसकी वैल्यू ज्यादा आई थी। तो जो ज्यादा वैल्यू वाला होगा यानी कि 7 से लेके 14 तक, जब भी स्केल में 7 से लेके 14 तक पीएच की रेंज बताई जाएगी तो वो सब्सटेंस ज्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू एसिडिक थिंग, ठीक है। नाउ अभी बात कर लेते हैं एसिड की, उसके बाद हम लोग पीएच की बात करेंगे। Acid produces hydrogen ions in water. So when an acid is added to water, then the concentration of hydrogen ions in water increases. आपको पता है एसिड, लिविस ने क्या बोला? लिविस ने बोला कि हाइड्रोजन आयंस जो पानी में घुलने के बाद रिलीज करेंगे उनको मैं एसिड बोलता हूँ,
और जो सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करेंगे उनको मैं बेसिक बोलता हूँ। सिमिलरली वही बोल रहा है यहाँ पे भी, जो सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे उनको एसिड कहा जाता है, और जो सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं उनको बेसिक कहा जाता है। तो जब आप एसिड को पानी में डालते हो तो उसमें हाइड्रोजन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। The solution of acid thus formed will have more of hydrogen ions and it will be acidic in nature. In other words, acidic solution have excess of hydrogen ions. We all know this. एक चीज आपको यहाँ पे नोट करने के लिए है वो ये है, इवन द एसिडिक सोल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयंस, जो कि मैंने अभी आपको बताई। कई बच्चे सोचते हैं कि जितना भी एसिडिक सोल्यूशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस होता ही नहीं। इवन योर एसिडिक सोल्यूशन हैव हाइड्रोक्साइड आयंस which comes from ionization of water, but the concentration of hydroxide ions in acidic solution is much less than that of hydrogen ions. This is what I told you right now. Bases produce hydroxide ions in water. So when bases is added to water, आपको पता है जब bases आप add करते हैं तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है फिर हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ने की वजह से? हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ने की वजह से उस पानी में हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। अभी यहाँ पे भी आपको ये नोट करना है, इवन दी बेसिक सोल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयंस इन देम। बेसिक सोल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस बनता है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस के कंपैरिजन में काफी कम होता है। The solution formed by dissolving a base and water in water will have more of hydroxide ions and it will be basic in nature. In other words, the basic solution have excess of hydroxide ions. ना 1909 में ये जो आपके पास साइंटिस्ट दिख रहे हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट सोरेनसन, इन्होंने क्या बोला, 1909 में इन्होंने एक स्केल की खोज की, एक स्केल बनाया जिसको इन्होंने कहा पीएच स्केल। तो अभी मैंने पीएच स्केल के बारे में आपको बताया, इसका क्या मतलब होता है, पोटेंस हाइड्रोजन, एस स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, इसको पीएच कहा जाता है, पोटेंस हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की कितना पोटेंशियल है किसी सब्सटेंस में। और अभी मैंने आपको एग्जांपल करके भी बताया, अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन उस वॉल्यूम के हिसाब से, जितना स्पेसिफिक वॉल्यूम में आपने एक हाइड्रोजन अगर ज्यादा हुआ तो पीएच कम क्यों होता है? आप सोचते हैं ना कि इनवर्स क्यों है, इनवर्स क्यों है, किसी चीज का आप हाइड्रोजन ज्यादा है तो पीएच ज्यादा होना चाहिए, बट ये पर वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं, सब्सटेंस की वॉल्यूम के हिसाब से वो हाइड्रोजन नाप रहे हैं। वॉल्यूम ऊपर रहेगी और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन नीचे रहेगा, किसी में हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा तो उसका पीएच और कम होता जाएगा, राइट। नाउ Sorensen linked the hydrogen ion concentration to acid and basis solution to the simple number 0 to 14 on his pH scale. उन्होंने 0 से लेके 14 तक अपने pH स्केल पे नंबरिंग रखी और उसके बेसिस पे वो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते थे। The pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it. आपका जो pH है किसी सॉल्यूशन में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयंस के। मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन आयंस नीचे होगा, उसका पीएच जो होगा वो ऊपर होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गया। एंड दिस स्टैंड फॉर पोटेंस हाइड्रोजन, दैट इज POTENZ, एंड S फॉर हाइड्रोजन, राइट। नाउ न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? आपने एसिड पढ़ा, आपने बेसिक पढ़ा, बट आपने न्यूट्रल सब्सटेंस नहीं पढ़ा कि न्यूट्रल सब्सटेंस बेसिकली क्या होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी की पीएच एग्जैक्टली 7 होती है, ना तो 7 से कम ना तो 7 से ज्यादा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका प्योर वाटर। Pure water is a neutral substance. It is neither acidic nor basic. Now, whenever I ask a question about that distilled water, the students say कि distilled water is slightly acidic always. So, students, distilled water should not be acidic. It should not be basic. The pure distilled water should be neutral. But why do we get distilled water acidic? Distilled water आप रेन वाटर को भी कहते हो डिस्टिल्ड वाटर है, क्यों? why do we get that acidic distilled water? क्या वजह है कि हमें एसिडिक डिस्टिल्ड वाटर मिलता है? वजह ये होती है एनवायरमेंट में प्रेजेंट बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंट में प्रेजेंट बहुत सारी एसिडिक गैसेस, जिसकी वजह से आपका पानी जो है थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक हो जाता है 5 पॉइंट के करीब। बट distilled water should not be acidic, it should be neutral, right? Now the pH of pure water is 7. A sugar solution and sodium chloride are also neutral, each having a pH of 7.
जो आपका शुगर सॉल्यूशन होता है वो भी न्यूट्रल होता है। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है यानी कि आपका शुगर यानी कि चीनी, आपका जो नमक है जो आप घर में यूज करते हो टेबल सॉल्ट, ये सभी क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। इन सभी की पीएच कितनी होती है, 7। सो व्हेनेवर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7, सो व्हेनेवर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7 इट विल बी अ न्यूट्रल सब्सटेंस, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। अ सब्सटेंस हैविंग पीएच 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस और एनी अदर कॉमन इंडिकेटर। कोई सब्सटेंस जिसकी की पीएच 7 है वो ना तो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट करेगी, ना ही कोई कॉमन इंडिकेटर यानी जैसे कि मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थलीन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। Acids have a pH of less than 7. Whenever a solution has a pH of less than 7, it will be an acidic solution. For example, a solution having pH of 4 will be acidic in nature. जिसका भी pH 7 से कम होगा वो क्या होगा, एसिडिक, और जिसका pH 7 से ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो सब्सटेंस आपका क्या होगा, वो सब्सटेंस आपका होगा बेसिक। बेसिक का pH is more than 7 and acid का pH is always less than 7. इन अदर वर्ड सोल्यूशन ऑफ अगर किसी सोल्यूशन का pH 1 है तो इट इज वेरी एसिडिक। कंपैरिजन अगर किसी का pH 4 है वो भी एसिडिक होगा बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एसिडिक होगा। स्ट्रांगली एसिडिक सब्सटेंस हैव अ वेरी लो pH, इन फैक्ट लोअर द pH इज स्ट्रॉन्गर द एसिड। जो एसिडिक सब्सटेंस होता है उसका जो pH होता है वो बहुत कम होता है, और जितना कम pH उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड होता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा ना, जितना कम pH होगा उसके पास हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा होगा। जो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन डिसॉल्व करेगा वाटर में, डिसोसिएट करेगा, obviously that substance is only going to be a strong acid. Please note that all the solution having pH less than 7, सारे solution जिसकी pH 7 से कम होती है are acidic in nature and hence they turn blue litmus to red, और इसलिए ये blue litmus को किस में टर्न कर देते हैं, जो एसिडिक सोल्यूशन होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज को किस में टर्न कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को भी ये किस में टर्न कर देते हैं, रेड में। और मिथाइल ऑरेंज को बेस किस में टर्न कर देता है, मार्स पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, अभी बताया था ना मैंने, मार्स पे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता है। मार्स यानी कि मिथाइल ऑरेंज, एसिड रेड, मोबाइल यानी कि MBY, मिथाइल ऑरेंज बेसिक एंड येलो में कन्वर्ट कर देता है बेसिक, और जो एसिड है वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेसिस है पीएच ऑफ मोर देन 7, वी ऑल नो कि बेसिस क्या होते हैं, पीएच जिसकी की 7 से ज्यादा होते हैं, जैसे कि 7, जैसे कि 8, 9, 10, आपके टूथपेस्ट की पीएच होती है अराउंड 10 के, 11, 12, 13, 14, ये क्या है, ये सभी बेसिक सब्सटेंस की पीएच है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं, कुछ सब्सटेंस की, हम लोग कुछ कॉमन यूज के वाले सब्सटेंसेस की पीएच देख लेते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क एंड प्योर वाटर। तो इनमें से आपको किसको याद रखना चाहिए, आपको इसमें से लेमन जूस का याद कर लेना चाहिए, विनेगर का, बाकी आपको कॉफी वगैरह का नहीं। मिल्क का थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, बट ज्यादा नहीं एसिडिक होता। एंड आपको हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का याद रख लेना चाहिए, 0। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस के पीएच 1.74 होती है, ये एसिडिक क्यों है, जो आपका पेट में गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसकी पीएच 1.4 इतनी एसिडिक क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, इसलिए 1.4 आपकी हाइड्रोक्लोरिक, पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच कह लीजिए आप, ठीक है। सलाइवा, जो हम लोगों के मुंह में सलाइवा आता है वो पीएच वो एसिडिक नहीं होता है, थैंकफुली। अगर वो एसिडिक होता तो क्या होता, अगर वो एसिडिक होता तो हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचते, क्योंकि हमारी जो टफेस्ट लेयर है हमारे दांत की, जो कि है आपका व्हाट वी कॉल दैट, व्हाट इज दैट यार, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम एक्चुअली, जो ब्रेक डाउन करते हैं बैक्टीरिया एंड उसको फिर, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द नेम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर टीथ। ओके, प्लीज इफ यू रिमेम्बर इट प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सलाइवा अगर होती तो वो उसको ब्रेक कर देता आउटर मोस्ट टफेस्ट लेयर को, एंड देन हमारे बैक्टीरियल उस पर इन्फेक्ट कर लेते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड इज ऑल्सो स्लाइटली बेसिक, 7.4 pH होती है उसकी। एग इज ऑल्सो स्लाइटली बेसिक। अभी ये सब आप लोगों को देखना है कौन सा आप एल्कलीन खाना खाते हो अपनी डेली लाइफ में, राइट। टूथपेस्ट की पीएच क्या है, 8। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की पीएच क्या है, 8.5। वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन की पीएच क्या है, 9।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच क्या है 10, हाउस होल्ड अमोनिया की पीएच क्या है 11.6, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच क्या है 13 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच क्या है 1.4, राइट. व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? सो मेनी ऑफ यू विल आस्क कि मैम यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली होता क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नथिंग जस्ट अ मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ डाइज, बहुत सारे डाइज का मिक्सचर यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है, विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द एंटायर पीएच स्केल, जो कि आपको हर हर जैसे कि कोई आपका काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वो अलग स्केल दिखाएगा, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक है तो वो स्केल उसका दिखाएगा कि भाई ये 10 इसका पीएच 10 है, ये इतना बेसिक है. कलर चेंज करता है, डाई क्या करता है, डाई ऑब्वियसली कलर चेंज करता है, तो आप उस कलर से मैच करके आप बता सकते हो कि इसकी पीएच क्या है. जैसे कि अगर कोई सॉल्यूशन है, आपने उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर में डाला और उसने कलर दिखाया थोड़ा सा ग्रीनिश येलो, आप ग्रीनिश येलो आप उस पर चेक करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के स्केल पे और आप देखोगे 6, यानी कि इसकी पीएच क्या है 6, यानी कि स्लाइटली एसिडिक है. आपने कोई सब्सटेंस डाला और उसने कलर दिखाया वॉयलेट कलर, ठीक है, वॉयलेट कलर उसने दिखाया तो तुम कहोगे अरे यार इट इज वेरी बेसिक, इट इज वेरी बेसिक सब्सटेंस, क्योंकि इसकी पीएच क्या है, इसकी पीएच है 14. अगर तुमने डाला वो यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि वो जो मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ डाइज उसमें आपने डाला कोई सब्सटेंस और वो हो गया ग्रीन कलर का, then you will say कि नहीं it is of no harm because this is a neutral substance, you can eat it, right. तो ऐसा कुछ आपको दिखता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का स्केल. दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पीएच एट डिफरेंट कलर पे पीएच की वैल्यू दिखाता है आपको, राइट. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. हमारी एवरीडे की लाइफ में पीएच की एक्चुअली वैल्यू क्या है, कैसे हम पीएच को यूज करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में या फिर अपने डेली आपके जो एनिमल्स हैं इंसेक्ट है वो अपने यानी कि डिफेंस के लिए क्या यूज करते हैं, राइट. तो फर्स्ट है अगर आपको अगर आपका डाइजेशन खराब हो जाता है यानी कि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, यू आर फीलिंग हार्ट बर्न, आपके दिल में थोड़ी सी जलन हो रही है, गला जल रहा है, तो वो उसको क्या कहते हैं, आपके जो पेट का पीएच है वो ज्यादा हो गया है, वो बहुत कम हो गया है यानी कि एसिडिक हो गया है, ठीक है. ये ऐसा कब होता है जब आप बहुत स्पाइसी खाना खा लेते हो या फिर आप बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खा रहे हो या फिर आपका जो HCl है पेट का वो बहुत ज्यादा रिलीज होने लग गया है, गैस्ट्रिक जूस आपका बहुत ज्यादा रिलीज होने लग गया है. ये कब होगा, गैस्ट्रिक जूस कब रिलीज होगा, जब आप बहुत ज्यादा खाओगे तो गैस्ट्रिक जूस भी ज्यादा रिलीज होगा और इससे क्या होगा, आपको इससे हार्ट बर्न होगा यानी कि दिल जलेगा, जो आप कहते हो ना कि गैस बन गई है, तो वो है ये, ठीक है. तो इसको आप न्यूट्रलाइज कैसे करते हो, अब आपको पता है कि आपका पीएच भाई एसिडिक हो चुका है, आपको उसको न्यूट्रल करने के लिए ऐसी कोई चीज लेनी पड़ेगी जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो ताकि वो उसको बीच में लाके थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दे. आपको पता है एसिडिटी की वजह से तुम्हें हार्ट बर्न हो रहा है, तुम्हारे पेट में जलन हो रही है, डाइजेशन खराब हो गया, तो तुम ऐसी कोई चीज यूज करोगे जो जिसमें एसिडिटी ना हो, जो बेसिक हो, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेसिक सब्सटेंस होता है उसको आप पी लोगे, ये एक एंटासिड की तरह काम करता है यानी कि एसिड को ब्रेक करने का काम करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है. तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पियोगे और अपने पीएच को दोबारा से बैलेंस करने की कोशिश करोगे. तो ये आपने अपने डाइजेशन सिस्टम में पीएच का लॉजिक लगाया और पीएच का लॉजिक लगा के अपने आप को एसिडिटी से बचाया. समझ गए आप लोग, अपने आप को एसिडिटी से बचाया जस्ट बाय अप्लाइंग द लॉजिक ऑफ पीएच. नेक्स्ट है two common antacids used for curing indigestion due to acidity are. 2 कॉमन एंटासिड हैं जिसको आप यूज करते हो इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए. पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हो, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कि आप बेकिंग सोडा कहते हो. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, अच्छा कई बार बच्चे इसको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 क्यों लिख देते हैं भाई, ये आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, इससे आप कपड़े धोते हो, इसको मत खा लेना जाके कि अरे यार बहुत एसिडिटी हो गई है क्या करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो घर पे है नहीं तो क्यों ना डिटर्जेंट खा लूं, वो भी तो बेसिक होता है. ऐसा मत करना बिकॉज दैट्स अ सॉल्ट और वो आपको नुकसान कर देगा. तो आप बेकिंग सोडा यूज करो ना, ये वाला सॉल्ट यूज करोगे तो इट इज गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, राइट. ये आपको एंटासिड की तरह एक्ट करेगा और आपको एसिडिटी से राहत भी दिलवाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज पीएच कॉज, अरे वाह, जो मैं इनेमल ओ माय गॉड मैं भूल गई थी, वो हार्डेस्ट
आउटर मोस्ट लेयर, उसको इनेमल कहते हैं। वो स्लाइड पे नहीं है, मैंने स्लाइड पे देख के नहीं किया। स्लाइड पे है क्या? नोबडी विल से कि ऐसा है। अरे हाँ है, राइट। तो वो आउटर मोस्ट लेयर, वो इनेबल। कभी कभी ना बहुत छोटे छोटे नाम भूल जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों ऐसे नाम भूल जाती हूँ जो मतलब मेरे ना यहाँ पे होता है, यहाँ पे बस यहाँ पे नहीं आ पाता। और फिर वो मुझे बहुत परेशान करता है। यो आप लोग इससे रिलेट कर सकते हो जो चीज़ आपके गले तक आती हो लेकिन जुबान तक नहीं आ सकती। कभी ना मैं छोटी से छोटी जैसे कि मैं किसी को बोलूंगी यार वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, अब वो है क्या, वो समझ में नहीं आता। यार वो खिड़की पे वो पड़ा होगा, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, तो लेकिन याद नहीं आता है वो क्या होता है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। आई नो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं टूथ डीके के बारे में, यानी कि दांतों के सड़ने की वजह। देखिए जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं, चलिए मीठी चीज नहीं भी खा रहे, हम ऐसी कोई चीज खाते हैं जिसमें स्टार्च ज्यादा हो, जैसे कि हमारे बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, इन सब में इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अभी नोबडी विल से कि मैम प्रोटीन होता है दाल में, तो बस कार्बोहाइड्रेट्स होता नहीं। प्रोटीन के साथ साथ दालों में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। तो जब हम लोग ऐसी कोई चीज खाते हैं जो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होती है हमारे सलाइवा से मिलके, तो वो क्या करती है, ग्लूकोज जब शुगरी सब्सटेंस हमारे मुंह के बैक्टीरिया को मिलता है, तो वो उससे एनर्जी लेके हमारे दांत के आउटर मोस्ट टफेस्ट लेयर को ब्रेक करने की कोशिश करता है, हमारे इनेमल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ के, जब हमारे इनेमल को वो तोड़ता है, हमारी इनेमल के वो अंदर घुसता है, तो धीरे धीरे अंदर के सारे दांत में वो फैल जाता है, जिसको कहते हैं कि जो टूथ है वो कोरोड हो गया, हमारा पूरा का पूरा टूथ कोरोड हो जाता है और सड़ जाता है। इसको कहते हैं टूथ डीके। किसकी वजह से हुआ? पीएच के फॉल होने की वजह से हुआ। पीएच क्यों फॉल हुआ? क्योंकि हमारा जो शुगर है उसको ब्रेक किया जाता है एसिडिक सब्सटेंस में। जो बैक्टीरिया है वो उसको ब्रेक डाउन करता है एसिड में, सच एज लैक्टिक एसिड, ठीक है। एंड देन उसको ब्रेक करने के बाद उसको अप्लाई करता है हमारे इनेमल पे और धीरे धीरे उसको वीक कर देता है। नेक्स्ट हम पीएच का क्या काम कर सकते हैं? बेस्ट वे क्या? अच्छा इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? जब तुमको पता है कि तुम्हारा दांत एसिडिक होने की वजह से खराब हो रहा है, तो क्यों नहीं आप अपने टूथ को बेसिक कर लो, अपने टीथ को बेसिक कर लीजिए। कैसे बेसिक किया जा सकता है? दिन में 2 बार ब्रश करके, क्योंकि जो हमारा टूथपेस्ट है उसका जो पीएच होता है वो अराउंड 8 होता है, किसी का 9 भी होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब 8 ही होगा, 9 भी हो सकता है। तो इसको अगर आप टूथपेस्ट को अप्लाई करें सुबह शाम खाना खाने के बाद, तो जो आपके शुगरी सब्सटेंस है पहले तो वो चले जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे, और बाद में भी अगर आपका बैक्टीरिया उसको थोड़ा एसिडिक करने की कोशिश करे, तो एटलीस्ट तुमने अपना जो अंदर का सब्सटेंस है, अपना अंदर का एनवायरमेंट है माउथ का, वो तुमने बेसिक कर लिया होगा बहुत ज्यादा। जब बेसिक कर लिया होगा तो तुम्हारे बैक्टीरिया को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वो शायद ना कर पाए, इस तरीके से कीड़े ना लगा पाए, इस तरीके से खोखला ना कर दे तुम्हारे दांतों को, राइट। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं पीएच के चेंजेस को लेके। जैसे कि अगर आपका कोई, आपको पता है जो प्लांट होते हैं वो एल्कलीन सॉइल में ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई सॉइल बहुत ही ज्यादा एल्कलीन हो जाए। अब बहुत ज्यादा एल्कलीन का कब देखा आपने नुकसान? जब कभी किसी खेत में बाढ़ आ जाती है या फिर किसी खेत में ना आप कुछ ज्यादा ही पानी दे देते हो और वो पानी रुक जाता है कुछ टाइम के लिए उस खेत में, तो क्या होता है ना, वाटर तो अंदर सीप आउट हो जाता है, लेकिन ऊपर से थोड़े से एल्कलीन सॉल्ट बच जाते हैं। वो सॉल्ट आपकी सॉइल को टू मच एल्कलीन कर देते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से तुम्हारे फिर वहां पे भी वो भी जमीन बंजर हो जाती है। एसिडिटी तो यार आप जो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वगैरह का छिड़काव करते हो वो एसिडिक नेचर की होती है। जो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हो, यूरिया वगैरह डालते हो, दे आर एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से आपका जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाता है। सॉइल एसिडिक करने की वजह से आपकी सॉइल ढंग से आपकी जो क्रॉप्स है वो ढंग से बढ़ नहीं पाती है। अब फार्मर्स क्या करते हैं इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर इस चीज को फिक्स करने के लिए दोबारा से वो इसमें क्विक लाइम छिड़काव कर देते हैं। क्विक लाइम क्या होता है? जो आप इधर एक आदमी देख रहे हो ये वाइट सा पाउडर छिड़काव कर रहा है, ये क्या होता है? चूने का पाउडर। क्विक लाइम इज नथिंग जस्ट चूने का पाउडर, ठीक है, चूने का पाउडर, या फिर उसको घोल बना के स्लेक्ड लाइम, राइट। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम? स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होगा CaOH, राइट, CaOH। आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकता है,
यानी कि चौक वगैरह भी डाल सकता है। तो क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट डाल के आपका फार्मर्स जो है वो उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। नाउ पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। कई बार आपने देखा होगा कोई पूरा का पूरा तालाब में ऊपर ही ऊपर मछलियां मरी पड़ी हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है, आसपास के जितने भी गंदे नाले हैं, जो भी गंदगी है, आप सब के सब एक जगह नदी में डाल रहे हो। आपने देखा, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, यानी कि उसके बैंक पे है, रिवर यमुना के बैंक पे दिल्ली बसा हुआ है। तो यमुना नदी में, यमुना नदी को डेड रिवर माना गया है। क्यों? क्योंकि यमुना नदी में जो जो पाइसेस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहां पे जितनी भी इंडस्ट्री दिल्ली की है, दिल्ली इज ऑल्सो मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो जितना भी पॉल्यूशन दिल्ली से निकलता है वो सब कहाँ डाल देते हैं लोग, विदाउट ट्रीटिंग दैट वो उसको डायरेक्टली डाल देते हैं आपके पानी के अंदर, जिसकी वजह से कि ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से उसका पीएच काफी कम हो जाता है, और काफी कम होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उतने ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी बॉडी 7 से लेके 8 पीएच में सरवाइव कर पाती है ढंग से, ठीक है। इस रेंज में अगर हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट रहेगा तो हम अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे। अगर सोचो ना, आप एसिड रेन हो जाती है तो तुम्हें स्किन कैंसर तक हो जाता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो फिशरीज को, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, कि वो इतने नैरो रेंज ऑफ पीएच पे रहें, इतना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में रहें। तो आपका अगर रे इवन जब आपका पॉल्यूशन की वजह से रेन होती है जो कि एसिडिक रेन होती है, तो वो अल्टीमेटली आपकी वाटर बॉडीज में गिरती है। वाटर बॉडीज में गिरने की वजह से वो उस वाटर बॉडी को भी एसिडिक बना देती है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में हमारी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं जी पाती हैं। इसको भी बचाने के लिए क्या किया जाता है, कई अच्छी अच्छी कंट्रीज में, मतलब कई अच्छी गुड हैप्पी कंट्रीज में, हमारा तो हैप्पीनेस का इंडेक्स ही बहुत कम है, तो हम कैसे कह सकते हैं वे आर हैप्पी कंट्री। देखो, जब तक किसी देश में हैप्पीनेस नहीं रहती ना, तो उस देश में एक्वेटिक एनिमल्स की तो बात छोड़िए, उस देश में इंसानों के भी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे हैं, आप अपनी बेसिक नीड के लिए यू हैव टू स्ट्रगल डे एंड नाइट, तो आप उम्मीद ही मत करिए कि आपको आपके फिशरीज के लिए कोई इतना सोचेगा, ठीक है। तो ऑलवेज, जितनी पहले बात तो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो तुम्हारे पास जॉब होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास एक बेसिक एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। जैसे हमारे स्लम्स एरिया में लोग रहते हैं, घर के आसपास कूड़ा ही कूड़ा रहता है, दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग। ऐसे कोई भी इंसान नहीं रह सकता। इंसानों को ऐसे नहीं रखा जाए जिससे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब सेप्रोफाइट्स को क्या है यार, सेप्रोफाइट्स को तो डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स में से खाना निकालना है। हमें तो डेड एंड डिके से खाना नहीं निकालना ना, तो हमारे घर के आसपास इतनी गंदगी क्यों रहे। तो देखिए, हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में नहीं हो सकती है। ये चीज आपको खुद से निश्चय करना चाहिए, खुद से ठानना चाहिए कि आप अपने घर के आसपास कचरा ना इकट्ठा होने दे। आपके घर के आसपास के एनिमल्स का आप ख्याल रखें। जितने भी स्ट्रे डॉग है उनको रात को भूखा ना सोने दें। इफ गॉड इज गिविंग यू रोटी ऑफ ऑल टाइम, तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप भी उन कुत्तों के, उन बिल्लियों के, उन गाय के गॉड बने। जस्ट गिव देम, feed them and give them love, give them support and keep environment around you very clean. This is not government's duty, this is your duty. Okay, चलिए, तो अब हम वापस आ जाते हैं। तो जो अच्छी कंट्रीज होती हैं उसमें फिशरीज के लिए पॉन्ड्स में, लेक्स में छिड़काव किया जाता है थ्रू दिस हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। किस चीज का? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का क्यों मैम? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बेसिक, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह और हम कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल सकते हैं और हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या डालते हैं आप लोग? कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू एसिडिक लेकिन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है, यानी कि पूरे के पूरे पानी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ा देगा, जो कि इन टर्न फिशरीज की लाइफ को और थ्रेटन कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ना तो आप कैल्शियम ऑक्साइड डालें, ना तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालें, आप इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव कर सकते हैं, जो कि आपका अगेन क्या होता है, मार्बल का चौक का उनका फॉर्मूला होता है। ना कई सारे ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को कमजोर जानते हुए अपने डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा उपाय निकाला है। नाउ इफ यू हैव एवर सीन बीज और वास्प, तो वास्प और बीज कैसे होते हैं, काफी कमजोर से, उनके में कुछ नहीं होता यार, दो पंख, छोटी सी बॉडी, मतलब एक झाड़ू से ऐसे भी कर दोगे ना तो भी वो मर जाते हैं, जरा सी जान होती है। अब उनको पता है कि उनकी इतनी सी जान में उनका सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा, कोई भी उनको इस दुनिया में, इस पापी दुनिया में जीने नहीं देगा। तो वो क्या करते हैं, उनके पास, उनको गॉड ने सेल्फ डिफेंस के लिए उनके बॉडी के अंदर, उनके स्टिंग के अंदर कुछ एसिड डाल दिए, जैसे कि मिथेनॉइक एसिड। चींटियां क्या है, इतनी छोटी सी हैं, वो कहीं भी घूमती रहेंगी, लोगों को क्या है, मारते रहेंगे उसको। चींटियों ने भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ एसिड रख रखे हैं अपने पास, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड। अच्छा, वास्प में क्या एसिड होता है, वास्प की स्टिंग में, वास्प की स्टिंग में एसिड की जगह बेस होता है, राइट। तो वो उसके पास बेस होता है, और बीज जो मधुमक्खी होते हैं उसके पास एसिड होता है। तो जब आप, हनी भी आपको काटती है तो वो आपके अंदर क्या डाल रही है, बेसिकली वो आपके अंदर डाल रही है मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड की वजह से हमारा पूरा चेहरा सूज जाता है, ठीक है, स्वोलन हो जाता है, स्वोलन होने की वजह से और पूरा रेड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। अब उस इरिटेशन को आप कंट्रोल करने के लिए, जब आपके अंदर उसने एसिड डाला है, तो तुम क्या उसको किसी एसिडिक चीज से साफ करोगे, क्या आप उसको किसी एसिडिक चीज से साफ करोगे, नो। इस केस में कई लोग ये भी मानते हैं कि भाई लोहा रगड़ लेना चाहिए। लोहा क्यों रगड़ लेना चाहिए, फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 कुछ डाल दो, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड डाल दो। क्यों भाई, बिकॉज मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है, तो वो बेसिक हो जाती है, कहीं कोई आसपास आपके चीज ना हो तो। अनदर थिंग कि आप उस पर कोई टूथपेस्ट अप्लाई कर सकते हो, बेकिंग सोडा अगर आपके घर में है तो वो अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर आपको वास्प ने काटा तो आपको क्या करना चाहिए, वास्प अगर काटती है तो वो आपके अंदर बेसिक लिक्विड डालती है, ना कि एसिडिक। इट इंजेक्ट्स एन एल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। एल्कलाइन क्या होता है, एल्कलाइन इज बेसिक। सो इफ अ वास्प स्टिंग अ पर्सन देन रबिंग अ माइल्ड एसिड, तब आप, जैसे वास्प क्या होती है, आपने देखा होगा मधु भीरट जिसको कहते हैं, पीला पीला इतना बड़ा, तो वो भीरट जब आपको काटता है तो आपकी बॉडी के अंदर एल्कलीन लिक्विड डालता है। एल्कलीन को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई माइल्ड सा एसिड, अगर आपके घर में विनेगर है तो विनेगर अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज कोई पिकल्स लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि पिकल्स में भी आप विनेगर डालते हैं, तो लोग पिकल्स भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें, उस केस में, ठीक है। एंड एक पौधा होता है जिसको कहा जाता है नीटल लीव्स। ये नीटल लीव्स का जो पौधा है आपको इधर दिख रहा है, इसमें क्या होता है, it also contains a lot of acidic, it injects मिथेनॉइक एसिड। आपके बॉडी में क्या डाल देगा, ये एसिड डाल देगा। जब आप पहाड़ों वहाड़ों पे कहीं जाते हैं ना तो आपको ये पौधा देखने को मिलता है। ये इसको भी आप ये भी बहुत दर्द करता है, सूज जाता है थोड़ी देर के लिए, ये ऐसा दर्द करता है जैसे स्पाइडर नहीं, जैसे कि आपके स्कॉर्पियो ने काट लिया हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक पौधा होता है, इससे बच के रहिएगा। एंड इससे भी आपको काफी दर्द होता है कुछ टाइम तक के लिए, ऐसे इसमें से नीटल्स निकली रहती हैं, इसलिए इसको नीटल लीव कहा जाता है। अगेन जब आपको कोई चींटी काटती है तो वो क्या डालती है, चींटी के स्टिंग में होता है आपके मिथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है। मिथेनॉइक एसिड की वजह से आपको थोड़ी देर के लिए दर्द होता है। अब इसको भी आप इसकी जो बर्निंग है उसको आप कंट्रोल करने के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, माइल्ड सा कोई भी बेकिंग सोडा या फिर आप टूथपेस्ट अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ दिस सेशन। आई जस्ट होप कि आपको ये 1.5 घंटे में ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको कोई भी अगर डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड then please ask your doubt in the comment section of this video. I'll always watch your doubts and just try to answer it in the comment section. Thanks a lot for watching guys, and meet you again with another one shot solution of your chapter matters and non-matters. Up to keep watching your favorite channel, Let's Crack 9th and 10th CBSE, and we are very soon we are launching Menti quiz session on our channel.
where you will be joining us live and asking your doubts and answering all the amazing questions related to your 10th chemistry. Thanks a lot. Bye everyone.